नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कई महीनों की उठापटक, चुनाव जीतने के सारे पैतरों और सियासी रणनीतियों के बाद बीजेपी को जिस पल का इंतजार था, आज वो घड़ी आ ही गई। आदित्यनाथ योगी ने एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार संभाल ली है। आप जानते ही हैं कि आज एक भव्य कार्यक्रम में योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए और उनके साथ बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल हुए। बीजेपी के लिए यूपी को जीतना काफी बड़ी बात है, क्योंकि एक अरसे बाद किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है और एक ही मुख्यमंत्री को दूसरा कार्यकाल मिला है। इतनी बड़ी जीत का जश्न भी भव्य तो होना ही चाहिए। कुछ इसी अंदाज में योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। बहुत से लोगों ने इसे ताजपोशी कहा। कितनी अजीब बात है कि गेरुए वस्त्रों में एक सन्यासी की ताजपोशी हो रही है, लेकिन राजनीति शायद ऐसी ही अजीबोगरीब संयोगों का नाम बन गया है। जब तक चुनाव होते हैं तो गरीबों की, किसानों की और पीड़ितों की बात होती है। संवेदनाओं और हमदर्दियों का सिलसिला चल पड़ता है। कभी दलितों के घर खाना खाना, कभी किसी पीड़ित के आंसू पोंछते दिखना, लेकिन चुनाव खत्म होते ही भावुकता का ये तमाशा भी खत्म हो जाता है और वो असलियत दिखाई पड़ती है दोस्तों, जो आज यूपी में देखी गई, यानी सत्ता की ताकत का खुला प्रदर्शन। इतने तामझाम के साथ शपथ लेकर योगी जी और बीजेपी शायद जनता को और अपने विरोधियों को अपनी ताकत ही दिखाना चाहते हैं। इस ताकत का जनता के हित में कितना इस्तेमाल होगा, ये तो आने वाले 5 सालों में दिख ही जाएगा। आज योगी जी के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों और 50 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री, 18 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सहित 5 महिलाओं को योगी सरकार में जगह मिली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पीएम मोदी के करीबी अरविंद शर्मा को भी मंत्री पद दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी ने फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि दिनेश शर्मा की जगह इस बार ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। योगी मंत्रिमंडल में बहुत से नए चेहरे दिखाई दिए। इसमें सहयोगियों का ख्याल भी रखा गया है और जातिगत समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवा छोड़कर बीजेपी की सेवा में आने वाले चेहरों को भी मंत्री पद का इनाम मिला है, मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस यानी सोनेवाल के कोटे से आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आप जानते हैं कि आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं और अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, आशुतोष टंडन सहित करीब 1.5 दर्जन विधायकों को इस बार योगी सरकार में जगह नहीं मिल पाई है। आज के शपथ ग्रहण के बाद अब सरकार में सिर्फ 7 सीटें ही खाली रह गई हैं। तो कैसा है योगी मंत्रिमंडल और क्या हैं इसके मायने? किस तरह 2022 से 2024 का रास्ता आसान करेगी बीजेपी? और इसके साथ साथ क्या इस मंत्रिमंडल में जो आज सरकार, जो योगी 2.0 जो कहा जा रहा है, जो बनी है सरकार, इसमें योगी जी की चली है या मोदी जी की चली है या केंद्र की चली है? ये इसलिए क्योंकि कल जब विधानसभा विधायक दल की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद योगी जी ने भी भाषण दिया और अमित शाह ने भी भाषण दिया। अमित शाह ने जो भाषण दिया था, वो भाषण रिमार्केबल है, थोड़ा गौर करने लायक है। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमारे तमाम जो वरिष्ठ साथी हैं, आइए सबसे पहले अपने वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों से परिचय करवा देता हूं और उसके बाद उस बाइट को भी सुनाना चाहूंगा, अमित शाह के बाइट को। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी।
अमलेंदु जी आपका स्वागत है। थोड़ी देर बाद दो एक और साथी जुड़ेंगे, उन सब से भी आपका परिचय करवाऊंगा। और तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सब जो जुड़ चुके हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कार्यक्रम में चर्चा हम ये करने जा रहे हैं कि ये जो सरकार बनी है, नई सरकार योगी आदित्यनाथ, 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, 37 इयर्स के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार ऐसा है कि एक ही पार्टी का दूसरा जो मुख्यमंत्री, दूसरे कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री आया है वो वही है जो पिछले कार्यकाल में था, यानी योगी आदित्यनाथ। गेरुआ वस्त्रधारी और राज तिलक आज हो रहा था और भीड़ बहुत थी। भीड़ में क्या कुछ हुआ वो भी सीधे लखनऊ में आज हमारे साथी अजय सिंह जी भी वहां थे उस कार्यक्रम में, और उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा है उस कार्यक्रम में। लेकिन उनसे पहले कल के एक बयान को आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। अमित शाह का बयान बहुत मायने रखता है। आइए सबसे पहले वो सुनते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ जो शपथ ले रहे हैं वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले अमित शाह को सुनते हैं, आइए सुनते हैं। मित्रों, हम सब सोचते हैं, कई बार मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि रहा, 5 बार विधायक चुनकर आए, 1 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार लोकसभा सांसद। हम सबको लगता है कि हमारी लोकप्रियता से हम जीत कर आए। मैं सभी को कहता हूं कि पार्टी सबसे ऊपर होती है और पार्टी की नीतियां ही पार्टी के लिए लोकप्रियता का सृजन करती है। सरकार के कार्यक्रम ही नेतृत्व को लोकप्रिय बनाते हैं और हमारा दायित्व है कि नींव डालने का जो काम किया है, इस पर एक भव्य इमारत भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास की जो नींव डालने का काम 5 साल में हुआ है, आगे के 5 साल उत्तर प्रदेश के खोए हुए गौरव को वापस दिलाने का है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए। यहीं से शुरू होती है बदलाव की यात्रा, यहीं से शुरू होती है विकास की यात्रा, यहीं से होती है सुरक्षा के दृढ़ीकरण की नई यात्रा और यहीं से होती है नींव पर समृद्धि की बुलंद इमारत बनाने की यात्रा। यहीं से शुरू होती है गरीब और युवाओं के और छोटी बच्चियों के आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों की यात्रा, और उसको पूरा करने का काम मेरे सामने बैठे हुए सभी लोगों ने, सभी विधायकों ने करना है, योगी जी के नेतृत्व में करना है। शुरुआत की लाइन अगर आपको याद हो, आप गौर से सुन ही रहे थे आप तमाम साथी हमारे, और जो कह रहे हैं कि पार्टी सबसे ऊपर होती है। मैं भी 5 बार विधायक रहा, राज्यसभा से चुन के आया, ये बात कह रहे हैं अमित शाह। क्या इशारा है ये समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये इशारा किसको दे रहे हैं? पार्टी सर्वोपरि है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कल इसकी जरूरत क्यों पड़ी अमित शाह को कहने की? मोदी मंत्रिमंडल, यहां से इसलिए शुरुआत करना चाहता हूं कि ये योगी मंत्रिमंडल है या केंद्र का मंत्रिमंडल है, ये भी समझेंगे। और हमारे तमाम वरिष्ठ साथी यहां पे मौजूद हैं, ये अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक बार जब मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे हैं, जरा शपथ लेते हुए एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ की, और वहां से फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और आइए सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ को। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आगे भी है शपथ का जो आप लोग प्रारूप जानते हैं वो चलता है, लेकिन शपथ
की बात से ही शुरुआत उससे पहले कल विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, जो चुन के आए थे विधायक उनको संबोधित किया था, और साथ में ये भी अमित शाह ने भी संबोधित किया था। लेकिन अमित शाह की जो ये बात है क्या मायने रखती है, यहीं से शुरुआत करें। ओम प्रकाश सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे, कल से लेकर आज तक क्या कुछ बदला? और आज जब 52 मंत्रियों ने शपथ ली है, अब 7 और बचते हैं, आगे क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल में एंट्री के लिए जो वेटिंग की सूची थी वो काफी लंबी थी, और कुछ ऐसे भी थे जो इस बार चुनाव जीत के आए हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो भी अब कैबिनेट में आ गए हैं। और इसके बाद बहुत खींचतान, 15वें दिन 10 तारीख को काउंटिंग खत्म होती है, रिजल्ट सामने आता है, और 15 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी संभालते हैं। क्या कुछ है इतने दिनों में, क्या कुछ हुआ और किसकी छाप है, कैसा क्या है, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, हमारे यहाँ एक हम लोग कहावत कहते हैं कि उनके होठों की मुस्कुराहट दूसरे के दिल के दर्द का कारण। तो अमित शाह का जो बयान है, जो भाषण उन्होंने किया कल विधायक दल की बैठक में, तो वो उनका दर्द ही बोल रहा था कि योगी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, और वो कई बार राज्यसभा सदस्य रहे, विधायक रहे, और अभी गृह मंत्री तक ही पहुंचे हैं। आगे वाली लाइन पे योगी खतरा महसूस कर रहे हैं, शाह की जो है योगी ही राह रोक रहे हैं। तो ये सब कुछ प्लान वे में ड्रामा रचित किया गया था। आप एक सबसे बड़ी बात देखें कि जो मंत्रियों को आमंत्रण दिया गया वो मुख्यमंत्री के आवास पे बैठ करके सुनील बंसल विधायकों को सूचित कर रहे थे। अमूमन ये होता था कि जिस दिन शपथ होती थी 8 साढ़े 8 बजे तक लोगों को मालूम हो जाता था विधायकों को किसको शपथ लेनी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ कि तमाम चीजें खबरें तैरेंगी और उसका जो है बुरा एक असर पड़ेगा। लेकिन जो भी मंत्रिमंडल बना, योगी का मुख्यमंत्री भी बनना तय था, मंत्रिमंडल बनेगा ही बनेगा सरकार बनने पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन जिस प्रकार से गठन किया गया और जिन लोगों के कद्दावर लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है, मुझको लगता है कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, मैंने पहली टिप्पणी सोशल मीडिया पर यही की थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, और उसी के मद्देनजर ये आप देख रहे होंगे कि तमाम पिछड़ी जात के लोगों को, अति पिछड़ी जात के लोगों को और दलित लोगों को भारी संख्या में इसमें स्थान दिया गया है, और उन लोगों को पत्ता साफ कर दिया गया है जिनको ये कहा जाता था कि ये लोगों की अपनी कोई छवि नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कहिए या मोदी और योगी के नाम पर जीत के आते थे, उनको साफ कर दिया गया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम था वो था डॉक्टर महेंद्र नाथ सिंह का। पिछले दिनों में जो उठापटक चल रही थी और दिल्ली और योगी और मोदी की उठापटक में, तो उसमें सारी वार्ता के लिए कई बार योगी ने महेंद्र नाथ सिंह को भेजा और उनको कहा जा रहा था कि ये राम के हनुमान हैं, दूत हैं योगी जी के, उनका मंत्रिमंडल में न रहना। और दोनों उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक बनाए गए हैं और केशव मौर्य को तो आप सिर्फ मैं तो इतना ही कहूंगा कि आग पर पानी के डर को कायम रखा गया है। योगी जी ज्यादा उड़े, ज्यादा अपनी बात करें, जो उनका चरित्र है उस लहजे में बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ये मुद्दा रहेगा कि योगी केशव मौर्य हैं, इसका भय दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ जो ब्रजेश पाठक की नियुक्ति हुई है, मैं बताऊं कि अयोध्या के बगल जनपद के अंबेडकर नगर सीट के वो प्रभारी थे इसी चुनाव में, और अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी 5 सीट हार गई। और जो संदेश आ रहा है, जो मेरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में मित्र हैं, उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं अमित शाह के दूत के रूप में जो है ब्रजेश पाठक की नियुक्ति की गई है। ये बहुत भी महत्वपूर्ण चीज है। इन दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, योगी जी नहीं चाहते थे, चूंकि अंदर खाने की है बातें हैं तो लोग सार्वजनिक रूप से तो नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें योगी जी चाहते थे कि ये दोनों लोग ना हो, लेकिन इन दोनों लोगों को बैठाया गया है। तो निश्चित तौर से ये 2000 लोकसभा के चुनाव की तैयारी भी है, और योगी को कहीं ना कहीं से नियंत्रित करने की एक कोशिश की गई है। और बड़ा ही है, मैं तो इसको भी बड़ा ही वो मानूंगा कि पिछले 6 साल में जो एक लंबी छलांग लगाई है ब्रजेश पाठक ने, विधायक से होकर के सांसद और फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री तक का जो सफर तय किया है, तो दल बदलुओं के लिए खुशखबरी भी है कि भाई देखिए कि दल बदल कर आइए, जो है निष्ठा और पार्टी की जो बात की जाती है वो उसका कोई माने नहीं है। आप एक लाइबिल हो, जो सत्ता जो चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो मोदी या शाह, इनके आप लाइबिल हो तो आप एक बड़ी ऊंची कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा एक सिनारियो है
लेकिन बड़ी बड़ी चिंता की बात यह भी है कि जो लखनऊ के बाद आप पूर्वांचल का हिस्सा देखें तो बहुत ही कम हिस्से में जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है मंत्रिमंडल के स्थान में। पूरा का पूरा फोकस जो है मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम के लोगों को उसमें समाहित किया गया है, बुंदेलखंड के लोगों को। जैसे देवी पाटन मंडल में भारी जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, गोंडा की सभी सीटें जीत गई, बहराइच की जीत गई, बलरामपुर की जीत गई, वहां से किसी को नहीं रखा गया जो है। अयोध्या जनपद से किसी को नहीं रखा गया। अम्बेडकर नगर में तो खैर वो साफ ही थे, तो वहां कोई बातें नहीं है। इसी तरीके से तमाम जिलों को जो पूर्वांचल का एरिया है उसको प्रतिनिधित्व कम दिया गया है। तो मुझको लगता है कि ये मंत्रिमंडल के माध्यम से 24 को जो उनकी मजबूत जगह है उसको भी साधने की उनकी एक वो है। और एक चीज और बताओ राजीव जी, इस पूरे मंत्रिमंडल में जिन लोगों को बुलाया गया उसमें अयोध्या के संतों को नहीं बुलाया गया। आज अयोध्या के तमाम संतों ने खुलेआम बाकायदा प्रेस से बात करते हुए कहा, जैसे महंत कमल नयन दास जी हैं जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो राम जन्मभूमि क्षेत्र के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने कहा है, रामविलास वेदांती ने कहा है कि इसमें सपाई संतों को बुलाया गया, भाजपाई संतों को नहीं बुलाया गया। और आज इसकी खबरें भी अयोध्या जनपद में और सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो अभी तक कुल मिला जुला करके यही कहा जा सकता है कि ये लोकसभा चुनाव को 2024 को साधने की एक कोशिश की गई है। जी राजीव। सपाई संतों को बुलाया गया, भाजपाई संतों को नहीं बुलाया गया। मतलब यह है कि भाजपाई तो अपने हैं ही, कहीं नहीं जाने वाले। सपाई को अपने पाले में कर लो, अगले 5 साल में अच्छा रहेगा, शायद ये चल रहा हो। खैर, अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कहेंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के? और क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार न कहें, सरकार की बात करें, योगी सरकार, जिसमें आज योगी जी सहित 52 लोगों ने जो शपथ ली है, ये चली किसकी आखिर? और दूसरा सवाल जो सबसे पहले हमने आपको दिखाया भी, आप सबने देखा भी, अमित शाह 5 बार के मुख्यमंत्री, 5 बार के विधायक रहे, राज्यसभा में रहे और बाकी, लेकिन पार्टी सबसे ऊपर है, जीत के आते हैं। आप अपनी लोकप्रियता पर इतना वो मत कीजिए कि आप बहुत लोकप्रिय हो गए, जीत के आ गए, आप विधायक बन गए तो बहुत लोकप्रिय हैं। कह किसको रहे थे? देखिए राजीव जी, एक तो सबसे पहली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जब शपथ ले रहे थे तो कह रहे थे कि राजकोट का संविधान में जो भी दायित्व दिए गए हैं जो होता है, तो ये संविधान की ताकत है कि जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि धर्मेष्ठता जो है क्या बोगस चीज है, वो जिस तरह की बात उन्होंने पहले कही थी, उनको मजबूर हुए संविधान की बात करने के लिए। तो ये संविधान की पहली। दूसरा ये है कि ये जो भी मन बना है, मुझे लगता है कि योगी जी काफी कमजोर साबित हुए। अमलेंदु जी, नेटवर्क डाउन है अमलेंदु जी का। जी कट रही है थोड़ा, मैं कहूंगा कि चाहूंगा आप जी। अमलेंदु जी बोलिए। डाउन हो गया। खैर, अमलेंदु जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से कोशिश करेंगे उनके पास आने के लिए। लेकिन जयशंकर जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। हालांकि इस पिटारे में हम लोग जब अब ये चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ है, और बहुत कुछ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक बाइट जो अमित शाह की सुन रहा था, ये बाइट क्या मायने रखती है, और वो भी तब आप ऐसे बात कीजिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, जब आप चर्चा करते हैं, चर्चा परिचर्चा में आप बातें करते हैं, और हर पार्टी के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो ये बातें कहते हैं कि पार्टी सर्वोपरि है। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हो रही है और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसके बाद ये बात कहना कुछ ना कुछ तो है। और क्या उसका रिफ्लेक्शन आज की सरकार जो ओथ ली है, योगी सरकार, उस पर पड़ते हुए देख रहे हैं आप? जयशंकर जी। राजीव जी, ये बात क्यों उन्होंने कही, ये समझ से परे की बात है, क्योंकि इसका कोई प्रसंग समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि अब चूंकि उसका पूरा फुटेज तो देखा नहीं है, मुझे लग रहा है कि जब वो कह रहे होंगे तो योगी आदित्यनाथ जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ को अगर सुनाना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी 5-6 बार के सांसद रहे हैं, और 2 बार से तो विधायक भी हैं, मतलब विधानसभा के और विधान परिषद में पिछली बार थे, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब हो सकता है कि अपना महत्व जताने के लिए कि साहब हम देखो, हम भी 5 बार विधायक रहे हैं और राज्यसभा में भी रहे हैं और लोकसभा में भी हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन इसका कोई, हमको लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उसका कोई बहुत
प्रसंग था नहीं। उन्होंने क्यों कहा ये उनके खुद विचार की बात। और जहां तक मंत्रिमंडल के गठन में अमित शाह जी का या किसी का परिलक्षण की बात है, ओम प्रकाश की बात सही है कि मैं भी यही मानता हूं, ये मंत्रिमंडल जो है या मंत्रिपरिषद जिसको कहा जाए, अब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, ये मंत्रिपरिषद जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को सामने रख करके बनाया गया है। अब इसमें कितनी योगी आदित्यनाथ की चली है और कितनी मोदी जी की और अमित शाह जी की चली है, इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। देखिए, अरविंद शर्मा को कतई नहीं चाहते थे योगी आदित्यनाथ। पिछली बार भी जब वो आए थे तो उनको मंत्री बनाने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, गृह मंत्री बनाने के लिए तमाम कोशिशें की नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, लेकिन योगी जी ने उनको परे रखा। यहां तक कि उनको मकान का जो विवाद हुआ उसमें भी उनको ढंग का मकान नहीं दिया और प्रदेश भाजपा में 17वें नंबर का उपाध्यक्ष बनवा के छोड़ दिया और एमएलसी बनाया। इस बार उनको मंत्रिमंडल में लाया गया, मंत्री बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी का दबाव पड़ा होगा तभी बनाया होगा। इसी तरह से केशव मौर्य हैं। केशव मौर्य को मतलब फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे योगी आदित्यनाथ, ये बात सच है। और लेकिन हमने जैसे कल ही जब बात हो रही थी तो हमने कहा था कि देखिए, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है कि केशव मौर्य का भी पदस्थापन होगा, उनको जरूर मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो रास्ता साफ करने की बात की गई थी, वो ताकि वो कहा जा सकेगा कि देखो भाई, वहां बन गया तो यहाँ भी क्यों नहीं बन सकता है। तो अच्छा, वो विधान परिषद के मेंबर भी हैं, पुष्कर सिंह धामी तो विधान परिषद के मेंबर भी नहीं थे, वहां तो विधान परिषद है भी नहीं। तो इस मामले में तो अमित शाह जी की, आरएसएस की और नरेंद्र मोदी जी की चली लगती है। लेकिन अमित शाह के जो खासुल खास हैं, कहे जाते रहे हैं, श्रीकांत शर्मा जो मथुरा से विधायक हैं और काफी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं, और सिद्धार्थनाथ सिंह, दोनों केंद्रीय भाजपा के मीडिया का प्रभार भी देखते थे, उसमें काफी सक्रिय थे। इन दोनों की छुट्टी कर दी गई। दोनों बहुत महत्वपूर्ण पदों पर थे, सिंचाई मंत्री, बिजली मंत्री थे और ये स्वास्थ्य मंत्री भी पहले थे, बाद में उनका विभाग बदला था। कुछ आरोप भी लगे थे इन दोनों के बारे में, ये बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों को नहीं रखा। यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इस मामले में नहीं चली, अरविंद शर्मा के और केशव मौर्य के मामले में चली होगी, ब्रजेश पाठक के मामले में चली होगी। ब्रजेश पाठक को भी नहीं चाहते थे योगी आदित्यनाथ, मन से पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनका चेहरा बार बार लगातार आ रहा था कि अगर सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बनाएंगे, वो ब्राह्मण चेहरा भाजपा का उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब देखिए क्या ट्रेजेडी है कि भारतीय जनता पार्टी के दो ब्राह्मण चेहरे हैं और दोनों ही आयातित हैं। ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आए हैं और जितिन प्रसाद अभी साल भर पहले कांग्रेस से आए हैं। दोनों चेहरे जो हैं वो दोनों आयातित हो गए। और सबसे मजेदार बात, देखिए सीधी सी बात है, इस पे हम कई बार मतलब किस रूप में कहें हमारी समझ में आता भी नहीं है कि जो एक नैरेटिव और एक जो परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है, कर देते हैं लोग कि मोदी जी और भाजपा जो कुछ भी करे वो जायज है, परिवारवाद को गाली भी दे मोदी जी वो भी जायज है, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को मंत्री बनाए वो भी है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री रहे, उनके सैया पति जो है आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, वो जायज है। परिवारवाद कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र राजवीर सिंह लोकसभा के सदस्य हैं और संदीप सिंह आज मंत्री बन गए। तो 3 पीढ़ियों का ये परिवारवाद उनको नहीं, इन लोगों को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब वो कहते हैं उसको लोग मान लेते हैं। वही असली बात है कि जो प्रजा को मंजूर वही सब बातें हैं। तो इस तरह से किया गया है। अब अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में जैसे मोहसिन रजा थे, उनको तो इस बार हटा दिया, लेकिन ये कोई दानिश आजाद अंसारी या क्या नाम को करके आया, मुझे तो अब तक साधु प्रकाश को पता हो नहीं मालूम है, उनको स्थान दिया गया है। बेबी रानी मौर्य के बारे में मुझे ऐसा लगता था कि जो उत्तराखंड से गवर्नरशिप से हटा करके यहाँ लाए थे और कहा गया था कि उनको दलित चेहरे के रूप में पेश किया जाएगा। पहले तो लगा था कि शायद भावी मुख्यमंत्री या उसके रूप में भी कुछ पेश कर सकते हैं, लेकिन फिर लगा कि शायद हो सकता है उप मुख्यमंत्री बना करके दिखाएं कि हाँ जी एक दलित फेस भी है। तो लेकिन अब उनको मंत्री पद पे संतोष कर दिया गया। उसी तरह स्वतंत्र देव सिंह है। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, अभी तक हैं, अभी भी हैं,
उनको मंत्री बनाया गया है, पिछड़ी जाति है, ओबीसी कुर्मी जाति के हैं वो। अब प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बड़ा पद होता है या मंत्री पद बड़ा होता है, ये अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ को तय कर लेना होगा। क्योंकि जो प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष अगर महत्वपूर्ण पद है तो फिर उसको मंत्री, और मंत्री तो स्वतंत्र देव सिंह थे ही थे। हमने अभी पिछली चर्चाओं में भी कहा था कि जब परिवहन मंत्री थे तो उसमें उनके विभाग के जो भ्रष्टाचार के किस्से बहुत आम होते थे कि एआरटीओ का जो पदस्थापन और ट्रांसफर होता था वो रेट सीधे 3 गुना हो गया था, उन्हीं के कार्यकाल की बात, और उनको भी मंत्री बनाया गया है। अब ये देखने वाली बात ये भी होगी कि साहब वो विभागों का बंटवारा कैसे होता है, किसको कौन कौन सा विभाग मिलता है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास से हटा करके अरविंद शर्मा जी को या किसी और को देंगे कि नहीं देंगे, ये बड़ी बात हो सकती है। जब विभाग सामने, जैसा कहा दलित जातियों को साधने की बात है, आप देखिए इसी सरकार में बाबू दयाशंकर सिंह मिलेंगे हमारे बलिया जिले के, जिन्होंने मायावती के खिलाफ गाली गलौज की थी, अपशब्दों की बौछार की। तब उनको पार्टी से बल्कि हटाया गया था एक तरह से, और उनकी पत्नी स्वाति सिंह को चुनाव लड़ा करके मंत्री बनाया गया था। अब वो स्वाति सिंह का इस बार टिकट कट गया, दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दिया, वो चुनाव जीत भी गए, और चुनाव जीतने के बाद मंत्री बन गए, और उनकी पत्नी स्वाति सिंह उनसे तलाक के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा रही। तो ऐसे चेहरे भी हैं इस सरकार में। तो इस तरह से कुल मिला करके जो है भानुमति का कुंबा है, और सीधी निगाह यही है कि ब्राह्मण भी रहेगा, सवर्ण भी रहेंगे, बनिए भी रहेंगे, भूमिहार भी जो कमी होती थी तो अरविंद शर्मा जी आ गए तो एक भूमिहार की भी कमी पूरी हो गई, पिछले सरकार में कोई नहीं था। तो ये सारे चेहरे मिला करके कोशिश यही होगी कि ये 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए। अब उसमें यह है कि अब जब मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा, जब कुछ कार्यक्रम दिखाई देंगे, अब जैसे हुआ कि साहब अब तो अभी बात हो रही थी कि संविधान की शपथ लिया, तो संविधान की शपथ तो प्रधानमंत्री भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, लेकिन करते उसके सीधे खिलाफ ही है। उसकी कोई चिंता तो नहीं होती है, रस्म अदायगी भर रह जाती है। अब देखिए अभी सरकार बनी नहीं, और एक सुना मैंने कि सभी विद्यालयों में, मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में इस तरह से होगा। सारी चीज, आपकी प्राथमिकताएं क्या है? आपको मालूम है कि जो हम करेंगे लोग तो पसंद करेंगे ही करेंगे, जो भक्त संप्रदाय है, चाहे हम कुछ भी करें, पेट्रोल डीजल लगातार दाम बढ़ता रहे, उससे उनको कोई चिंता नहीं होने वाली है। अब इतना बड़ा उत्सव मनाया लखनऊ में, उस उत्सव में ओम प्रकाश सिंह के बगल में अयोध्या में जो बच्ची है 7 साल की, जिसके साथ बलात्कार हुआ, जो मौत से जूझ रही है, उसकी सिसकियां दब गई। इस उत्सव के माहौल में उसकी सिसकियां दब के रह गई। मथुरा में एक दलित को इसलिए पीट पीट करके कर दिया कि शायद वो कोई ट्रक पे मरा हुआ पशु लेकर जा रहा था, और लोगों ने, भाई लोगों ने कुछ और समझ लिया, उसको उसकी खाल उधेड़ने की पूरी इंतजाम कर दिया। मथुरा में ये हो गया। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मतलब आप देखिए। तो ये सारी चीजें एक मतलब है, अब जो लंपट तत्व है, जो जिसको आपने उकसाया है, जिसको आपने आगे बढ़ाया है, अब वो फुल फार में आएगा, अपने ढंग से काम करेगा। बुलडोजर तो हमने कल ही चर्चा की थी कि भाई नोएडा में एक जो गन्ने का जूस बेचने वाला कोई सूरज या क्या तो नाम था, गुर्जर था, उस पर जेसीबी चला करके उसको पूरा का पूरा 80,000 लोन लेकर के उसने वो खरीदा था, मशीन खरीदा था, उसको तहस नहस कर दिया, तोड़ दाड़ दिया, और वो 400-500 रुपए की दिहाड़ी करता था, रोज कमाई करता था। तो अगर आपकी प्राथमिकताएं इस तरह की हैं, तो मालूम है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद जब बात आ जाएगी हिंदू और मुसलमान की, जब बात हो जाएगा कि योगी जी नहीं रहेंगे तो हिंदू असुरक्षित हो जाएगा, तो फिर लोग वोट करेंगे ही करेंगे। तो ये सब इनको चिंता करने की जरूरत पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं रहेगी, मुझे लगता है। जी राज, बातें अभी और भी हम करेंगे, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आप अपनी बात रख रहे थे, आपकी आवाज कट गई थी, जरा अपनी बात वहीं से शुरू कीजिए। और 2 सवाल यहाँ। पहली जो बात थी ये कि आखिर क्या कारण है कि अमित शाह को ये बताना पड़ा कि आप विधायक बन जाते हैं और लोकप्रिय हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वोपरि हो गए। आपके सामने जो सबसे ऊपर है वो पार्टी है। पार्टी की बैठक नहीं हो रही थी, विधायक दल की बैठक हो रही थी, उसमें ये बात कहने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? और दूसरी बात, क्या आज के जो योगी मंत्री परिषद है, इस परिषद पर किसकी छाप है, किसकी चली है, योगी की या मोदी की? और इसका असर 2024 कैसे देखते हैं?
देखिए राजीव जी, एक तो पहले अमित शाह जी जो हैं वो राजनीतिक कैरम खेल रहे थे। जब कैरम खेलते हैं तो ट्रिगर जो है वो सीधा निशाने पर नहीं मारा जाता है, वो कहीं निशाना मार के और कहीं जो है वो गोटी फिट की जाती है। तो अमित शाह वही कर रहे थे, ट्रिगर कहीं दबा रहे थे और निशाना कहीं साध रहे थे। विधायकों को समझा रहे थे कि आप जो है जीत के आए हैं तो ये ना समझिए कि जो है आप अपने बल पे जीत के आए हैं। तो ये संदेश योगी आदित्यनाथ के लिए था कि महाराज ये मत समझ लेना कि अपने बल पे जीत के आए और जितवाया हमने है। और जो हम लोग लगातार चुनाव के बाद से बातचीत कर रहे हैं कि मशीनों का क्या खेल है, प्रशासनिक मशीनरी का क्या खेल है, चुनाव आयोग का क्या खेल है, मुझे लगता है कि उसको पिछले दरवाजे से अमित शाह जी ने एंडोर्स किया है कि भैया ये जो मिला है आपको जनादेश और जो आप जीत करके आए हैं ये हमने जितवाया है, तो इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहना। अगर इस गलतफहमी में रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। ये जो है अमित शाह जी ने एक सीधा सीधा संदेश जो दिया है। अब ये तो नहीं कह सकते थे कि योगी जी आप जो है ज्यादा मत उड़िएगा, अब ऐसे तो नहीं बोल सकते थे कि हमने आपको जितवाया है, ये तो सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे। तो जो एक बोलने का सभ्य तरीका है, हालांकि सभ्यता की बात होती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अमित शाह जी से कोई उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं तो बातें सीधी नहीं की जा सकती हैं। और चूंकि योगी जी महंत भी हैं, धर्मगुरु भी हैं, और अमित शाह जी हिंदू भी चूंकि बताया जाता है कि नहीं है शायद, तो इसलिए वो किसी हिंदू महंत के ऊपर जो है कोई सीधी सीधी टिप्पणी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो है ये हो सकता है कि उन्होंने तिरछी तिरछी जो है मार की। तो ये कुल मिला के संदेश तो योगी जी के लिए था, वो विधायकों के लिए। तो सारे विधायक जानते हैं कि किसी की अपनी कोई हैसियत नहीं है, और सरकार में भी किसी की कोई हैसियत नहीं होगी विधायक। जो विधायक जीत के आए हैं उनमें अधिकांश तो पुरानी है, तो पिछली सरकार में उनकी कौन सी हैसियत थी जो इसमें कुछ हैसियत हो जाएगी। तो किसी की कोई हैसियत नहीं है, तो सबको मालूम है। और अपने बल पे कोई भी जीत के नहीं आया, ये भी सारे विधायकों को भी मालूम है कि भाई पार्टी ने जिताया है, और पार्टी के पीछे आप कह लीजिए अमित शाह जी की जो मशीनरी है उसने जिताया है जो भी कुछ है। ये तो बात सही है, मतलब जो भी मशीनरी काम कर रही थी वो अमित शाह की मशीनरी थी, और उसी ने सब कुछ चुनाव जितवाया है। तो मतलब अमित शाह जी ने दो संदेश देने के प्रयास किए कि एक तो ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ये जनता की दिया हुआ जनादेश नहीं है, ये मैनेज किया गया है, और अमित शाह जी की मशीनरी ने उसको मैनेज किया है। ये उन्होंने एक तरीके से मतलब कहा जाए पिछले दरवाजे से स्वीकार किया, और तिरछे शब्दों में एक तरीके से आया तो योगी जी को ये संदेश दिया कि महाराज आप महाराज हैं ठीक है, लेकिन जो है आप मतलब देख के चलिएगा पार्टी बड़ी है, यानी हम बड़े हैं और मोदी जी बड़े हैं, नड्डा जी बड़े हैं। ये संदेश उन्होंने एक तरीके से दे दिया। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि इसमें चली किसकी है, मुझे लगता है चली तो मोदी जी और योगी उनकी अमित शाह की ही है, लेकिन योगी जी भी थोड़ा बैलेंस बनाने में थोड़ा सा कामयाब हो गए हैं। और वो थोड़ा सा कामयाब इसलिए हो गए कि जो अमित शाह जी के सबसे नजदीकी श्रीकांत शर्मा थे उनको बाहर करवा दिया मंत्रिमंडल से, सिद्धार्थनाथ सिंह को बाहर करवा दिया मंत्रिमंडल से। तो इस मामले में जो उनकी चली है, लेकिन जहां नहीं चली है और जो जिसमें मालूम होता है कि योगी जी जो बहुत कमजोर साबित हुए हैं अमित शाह जी और मोदी जी के सामने, वो दो लोग हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। आपको याद होगा कि इस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, तो सबसे पहले खुली चिट्ठी जो थी वो ब्रजेश पाठक की ही जारी हुई थी कि ये सरकार जो है फेल हो गई बिल्कुल, और योगेश प्रवीण जो इतिहासकार थे उनकी मृत्यु को लेकर के उन्होंने बड़े गंभीर सवाल खड़े किए थे। और पूरे उस दौरान जो है विपक्ष जो है उनकी चिट्ठी को लेकर के लगातार सरकार के ऊपर प्रहार करता रहा, योगी सरकार के ऊपर, और यही कहते रहे कि आपका मंत्री जब कह रहा है कि सरकार फेल हो गई है तो आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार ठीक चल रही है, और आपका टीम 11 और टीम 9 जो है वो सब क्या कर रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक ने अगर ये चिट्ठी लिखने के बाद, और ब्रजेश पाठक अगर उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तो ये सीधे सीधे संदेश है कि योगी जी की नकेल जो है वो कस दी गई है और ब्रजेश पाठक अब जो है उनके ऊपर बैठाए गए हैं। दूसरे केशव प्रसाद मौर्य लगातार कहते रहे जब तक कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने नहीं कह दिया कि योगी जी के नाम पे ही लड़ा जाएगा, वो लगातार कहते रहे कि पार्टी तय करेगी और कोई चेहरा पार्टी चेहरा कुछ नहीं है। उसके बाद चुनाव हारने के बाद भी विधानसभा का, हालांकि वो एमएलसी हैं, टेक्निकली वो कोई गलत चीज नहीं है, एमएलसी वो पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस समय भी वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उत्तर प्रदेश में सांसद थे और फिर बाद में एमएलसी बने थे। तो मतलब वो टेक्निकली वो चीज गलत नहीं है, लेकिन चूंकि वो जो नैतिकता की बातें की जा रही है कि वो नैतिक तौर पर ठीक नहीं था और योगी जी नहीं चाहते थे कि वो बने, और 4.5 साल के बाद जो थे वो योगी जी एक तरीके से समझौता करने उनके घर गए थे कि बगल की कोठी में। आपको याद होगा हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी चुनाव से पहले
कि 4.5 साल के बाद जो है वो योगी जी पहली बार उनके घर गए मिलने के लिए, जब काफी ज्यादा विवाद चल रहा। तो केशव प्रसाद मौर्य का भी इसमें उप मुख्यमंत्री बनना जो है ये साफ जाहिर करता है कि दो उप मुख्यमंत्री जो हैं और दोनों योगी जी के विरोधी समझे जाने वाले हैं। अब विरोधी है या नहीं है तो योगी जी जाने, कह देंगे हमारे विरोधी नहीं है पार्टी के अंदर, वो कहा भी आता है, हम लोग सब जानते हैं कि ऐसी कहा जाता है। और जो सबसे ज्यादा विरोधी होता है उसको सबसे ज्यादा खास भी बताया जाता है। राजनीति का ये कायदा कानून है, वो कायदा कानून योगी जिसका पालन करेंगे कि वो ये तो हमारे सबसे नजदीकी लोग हैं। लेकिन ये जो दो हैं ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि योगी जी की नहीं चल पाई। तो ये कुल मिलाकर के जो है मामला सब पूरा, तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि जो समझा जा रहा था कि योगी जी जो है बुलडोजर पर चढ़ के आ गए हैं और बुलडोजर उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर भी चला दिया है, मुझे लगता है कि उस बुलडोजर पे अमित शाह जी ने आकर के ब्रेक जो है वो लगाया है और समझाया है कि महाराज स्टीयरिंग ठीक से पकड़ो, कहीं डिसबैलेंस हो गया तो बुलडोजर पीछे की तरफ भी वार कर देता है। तो ये अमित शाह जी ने जो है संदेश देने की कोशिश की है। अब राजीव में ये जो 2 साल होगा खासतौर से 2024 तक उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बड़ा दिलचस्प होगा और देखना होगा किस तरीके समीकरण जो सरकार के अंदर बैठते हैं। क्योंकि योगी जी अब जैसे कहा जा रहा है अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं, अब वो मंत्री बने हैं और बड़ी मुश्किल से मंत्री बने हैं और काफी लंबा समय इंतजार करने वाले। इससे अच्छा तो असीम अरुण रहे भाई, उस स्तर के अधिकारी भी नहीं है असीम अरुण जिस स्तर के अरविंद शर्मा थे, और पहली बार जीत करके आए विधानसभा और मंत्री भी बन गए हैं, मुझे लगता है शायद उनका भी नाम है लिस्ट में। तो और जितना भी है अरविंद शर्मा जी के लेकर के चर्चाएं चली और 16 लोगों की लिस्ट में 7वां उनको भी शामिल कर दिया गया। मतलब जितना अपमान एक राजनीति में, खैर अपमान कुछ होता नहीं है, क्योंकि जिनका सम्मान होता है वो भी कहीं ना कहीं जाकर के अपना अपमान करा के आते हैं, वो सम्मान कराते हैं, तो ये सब चीजें होती है। तो वो मतलब जितना होना था उनका हुआ उस पूरे दौरान लगभग 6-7 महीने पूरी तरीके से, और प्रधानमंत्री के सबसे नजदीकी व्यक्ति होते हुए उसके बाद जो इस तरीके से हुआ, तो ये भी एक योगी जी मतलब हो सकता है कि इस पे योगी जी कामयाब हो गए हों कि भाई ठीक है इनको हम नहीं बनाएंगे उप मुख्यमंत्री, मंत्री आप बना दीजिए, तो ये थोड़ा सा दबाव उनका काम में आ गया हो। अब जब विभागों का बंटवारा होगा राजीव जी, तब भी देखने वाली चीज होगी। और शायद जयशंकर जी कहते थे या ओम प्रकाश जी कहते कि वो जिस तरीके से दलितों को और पिछड़ों को इसमें सबको शामिल किया गया है, तो देखिए अब वो जो काशीराम जी का हिंदुत्व का प्रोजेक्ट था, दलितों के हिंदुत्वीकरण का, वो काम तो पूरा हो चुका। तो अब वो कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है कि उस पर सब कुछ ज्यादा काम किया जाए, वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मतलब नाभिनालबद्ध हो चुके हैं। तो इसलिए अब उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखेगी सब मिला के, तो इसलिए ये सब चीजें हैं। लेकिन जो मैं फिर कह रहा हूं कि जो आने वाले 2 साल हैं ये काफी दिलचस्प होंगे और देखना होगा कि योगी जी का बुलडोजर जो है वो दिल्ली की तरफ जो है किस एंगल से चलता है और दिल्ली किस एंगल से जो है उनके स्टीयरिंग को जो है वो मोड़ती है, उनके बुलडोजर को। ये सब बड़ी देखने वाली चीजें होंगी। पहला अमित शाह जी संदेश दे गए, मुझे लगता है वो संदेश योगी जी ने भी ग्रहण किया होगा, क्योंकि योगी जी समझदार व्यक्ति हो। अमित शाह जी का 5 बार विधायक रहे हैं, तो योगी जी भी कई बार सांसद रहे हैं, मतलब कुछ छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है योगी जी की पहली बार जीत करके आए हो। तो ये योगी जी ने भी संदेश ले लिया होगा और संदेशों की खेती हो रही है दोनों तरफ से, तो संदेशों की खेती होती रहेगी जी राजीव। लेकिन ये मोदी के आगे क्या कमजोर पड़ गए हैं योगी? इस योगी 2.0 जो कहा जा रहा है, योगी सरकार 2.0 यानी कि योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल, इस पर किसकी छाप है, कौन कहां कितना भारी किस पर पड़ा है, ये यहां समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक साथी और जुड़ गए हैं, भारत शर्मा जी, हमारे रोमिंग एडिटर। भारत जी भी चुनाव के दौरान और खासकर आगरा और आसपास काफी एक्टिव नजर आए थे और मथुरा में भी काफी एक्टिव थे, और मथुरा से ही श्रीकांत शर्मा जी रिकॉर्ड मतों से जीत के आए, लेकिन उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनाना चाहूंगा अमित शाह, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, कि अमित शाह ने क्या कल कहा था, जिसकी चर्चा हम बार बार यहां कर रहे हैं। क्या नकेल कसने की कोशिश या ये पैगाम देने की कोशिश कि आप सबकी जो चाबी है हमारे पास है और आप उड़िए मत, जितवाया तो हमने है, जैसा कि अभी अमलिंदु उपाध्याय जी कह रहे थे। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह।
कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी उसके बाद विधायकों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, पहला सेंटेंस आप सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ कह रहे हैं। ज्यादा नहीं सुनाऊंगा आपको, बस उनके पहले दूसरे सेंटेंस को सुनिए और फिर आगे बढ़ेंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भारत शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ में और साथ में ओम प्रकाश सिंह जी भी हैं और जमीनी हकीकत को बहुत नजदीक से ये लोग देख रहे हैं, इसलिए भी इन लोगों के पास हम चलेंगे। आइए सुनते हैं अमित शाह को। मित्रों, हम सब सोचते हैं, कई बार मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि रहा, 5 बार विधायक चुनकर आए, 1 बार राज्यसभा सांसद, 1 बार लोकसभा सांसद। हम सबको लगता है कि हमारी लोकप्रियता से हम जीत कर आए। मैं सभी को कहता हूं कि पार्टी सबसे ऊपर होती है और पार्टी की नीतियां ही पार्टी के लिए लोकप्रियता का सृजन करती है। सरकार के कार्यक्रम। तो ये अमित शाह कह रहे हैं कि मैं भी पांच बार का विधायक, 1 बार राज्यसभा, 1 बार लोकसभा चुन के आया और पार्टी मैं सबको कहता हूं लोकप्रियता नहीं, जबकि पार्टी सबसे ऊपर है। और ये बात कल समझा रहे थे विधायक दल की बैठक में अमित शाह, जब विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया। पहले योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया और उसके बाद अमित शाह ने ये समझाया। इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी बातें हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं भारत शर्मा जी हम, और साथ साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं भारत जी कि ये जो आज योगी मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि 52 मंत्रियों ने योगी सहित और 2 उप मुख्यमंत्रियों सहित ने जो आज शपथ ली है, इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, जो इन वेटिंग थे। जैसे ए.के. शर्मा, इसमें सबसे बड़ा नाम, बार बार ए.के. शर्मा की बात होती थी और वो अब आ गए हैं इसमें, लेकिन कई सारे बड़े नाम जो हैं इससे बाहर हो गए हैं। लेकिन इससे इतर जब कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जयशंकर जी को याद होगा, बुलडोजर की बात के साथ साथ हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि आरएसएस की छाप दिखाई दे रही है, आरएसएस का हाथ दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, उसमें मोदी जी और अमित शाह जी सबसे ऊपर हैं और ये इन दोनों के बीच एक कहीं ना कहीं खिंचाव, एक तनाव दिखाई देता रहा है चुनाव के दरमियान भी। अब चुनाव के बाद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आज जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद में हम एक बार फिर से ये चर्चा कर रहे हैं और ये तनाव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। किस ढंग से देख रहे हैं भारत शर्मा जी आप इसको, इस कैबिनेट को, योगी 2.0 को जो कहा जा रहा है, दूसरा कार्यकाल में कह रहा हूं, एक लंबे अंतराल के बाद, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं कि आरएसएस के ज़्यादा नज़दीक है योगी जी, और जो एक टकराहट जो है योगी और मोदी के बीच में, वो चुनाव के समय भी थी, चुनाव से पहले भी थी और अभी भी है। आप देखिए, बीच में मोहन भागवत से मुलाकात हुई थी योगी जी की, और निश्चित तौर पर जो इतना लंबा उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत के बाद इतने लंबे समय तक अगर शपथ ग्रहण को टाला गया है तो ये मामला बहुत आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और आप शर्मा, जो ए.के. शर्मा जी के जो आप जो जिक्र कर रहे हैं, आप देखते हैं पिछली बार भी वो काफी कोशिश उन्होंने की, बीजेपी की, और खासकर अमित शाह और मोदी जी की ये कोशिश थी कि सीटें इतनी आए। उनको ये उम्मीद नहीं थी बीजेपी को, और खासकर अमित शाह और इनको, कि इतनी सीटें ये जीत पाएंगे। उनकी कोशिश थी कि बार्गेनिंग की स्थिति में हो, और उस स्थिति में फिर हम ए.के. शर्मा को या किसी भी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जो मोदी और शाह के ज्यादा नजदीक हो, उसे सीएम बना दिया जाए। ये इनकी अपनी कोशिश थी। देखिए, ये वही कोशिश है जैसी राजनाथ सिंह ने मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित करते समय की थी। उनको भी ये लग रहा था कि मोदी का चेहरा आगे कर दो, और बाद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और सहयोगी जो दल है वो उनके नाम को आगे करेंगे और वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो जो गलती राजनाथ सिंह से हुई थी, मुझे लगता है वही गलती मोदी जी से हो गई है। और मोदी जी ने जिस तरीके से उनको अयोध्या से वापस ले जाकर गोरखपुर भेजा, और ये एक जो मैसेज जो मीडिया, खासकर गोदी मीडिया अगर आप जिसकी बात करें, अगर वो ये मैसेज अगर फैला रहा था कि योगी वहां से हार जाएंगे अयोध्या से, तो इतना आसान नहीं है। आप योगी के बारे में अगर ये बात कर रहे हैं, तो जब तक आपको
दिल्ली से इशारा नहीं है, आप ये बात नहीं कह सकते। और इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिए बीजेपी की जगह आरएसएस ने बिल्कुल अलग तरीके से इनका प्रचार किया और पूरे मेहनत काफी सारी की। दूसरी जो एक और चीज है वो यह है कि जो इन दोनों जो गुजराती पूरा जो कब्जा हो गया है पार्टी के ऊपर और पूरे प्रशासन के ऊपर, आरएसएस खुद भी इससे मुक्ति चाहता है, क्योंकि गुजरात में आरएसएस खत्म हो चुकी है और वो पूरे देश में खत्म नहीं हो, इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई एक ऐसा नेता हो उसके सामने जो कम से कम हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। और जो योगी जो है ये फेस जिस तरीके का है, इस फेस से एक और जो संकट है वो अमित शाह को है। अमित शाह जो चूंकि वो कट्टर, चूंकि खुद जैन है वो, इसलिए वो कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा नहीं बना सकते, तो उनके लिए भी ये चुनौती है। अगर मोदी के बाद जो शाह आने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं योगी उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनके खड़े होते हैं। तो ये कुल मिला के जो स्थितियां हैं वो है। तो निश्चित तौर पर आरएसएस का एक बड़ा हाथ योगी के ऊपर है और वो क्योंकि महंत भी हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, तो और ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होता है आरएसएस के साथ। जी राजीव जी। लेकिन मोहसिन रजा की छुट्टी कैबिनेट से और दानिश आजाद की एंट्री, थोड़ा सा समझना चाहूंगा अगर ओम प्रकाश जी, क्या कारण है कि मोहसिन रजा की छुट्टी कर दी गई, क्या लगता है आपको? हालांकि छुट्टी कईयों की हुई है पुराने कैबिनेट में से। देखिए राजीव जी, पहली बात तो मैं इसे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत नहीं मानता हूं। जो बार बार ये बताया जाता है कि प्रचंड जीत है, मैं इससे कतई जो है सहमत नहीं हूं। दूसरी बात है, मोहसिन रजा कोई प्रकरण नहीं है। दानिश आजाद चूंकि एक उनको वक्त का मंत्री बनाना है, एक मोहम्मदन रखना था, तो वो बलिया से दानिश आजाद आते हैं और एबीवीपी और संगठन के कार्यकर्ता है। मोहसिन रजा से बेहतरीन जो है उनका परफॉर्मेंस है और एबीवीपी के युवाओं में लोकप्रिय है, तो उसको साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा उनका कोई और मंतव्य नहीं है। दूसरी बात की मंत्रिमंडल की जो आपने लगाया है कि मोदी के आगे कमजोर पड़े होगी, निश्चित तौर से कमजोर पड़े हैं और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर खूब मोलभाव हुआ है, खूब बार्गेनिंग हुई है। मैं आपको बताऊं, जो मेरे सूत्रों से जानकारी है कि विधानसभा अध्यक्ष और दोनों मुख्यमंत्री में से एक मुख्यमंत्री और 40 मंत्रियों की सूची जो है योगी जी ने मोहन भागवत जी को दी थी और दिल्ली जाकर के वहां पर सौंपा था आला कमान को। फिर उसके बाद फिर वो मीटिंग का दौर चालू हुआ, बार बार योगी जी दिल्ली गए, अमित शाह यहाँ आए और सारी चीजें हुई। तो उसमें जो साधने की कोशिश की गई थी, जिसे एक बड़ा नाम है संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ आशीष पटेल, जिनको जयशंकर जी बता रहे थे कि परिवारवाद के सिलसिले में संजय निषाद जो है योगी खेमे के माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि उनको आगे बढ़ाने का, और अगर विपरीत परिस्थितियां हो कभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब से जो है योगी के लिए जो है, तो वो उनके लिए काम करेंगे और जातीय संतुलन साधने की कोशिश जो है उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो ये चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते थे कि संजय निषाद जो है उन दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर में से एक हो। लेकिन फिर जब बातें चली, बार्गेनिंग होने लगी, तो अरविंद शर्मा की जब बात आई तो कहीं श्रीकांत शर्मा की बल देनी पड़ी, तो कहीं दूसरे को करना पड़ा, महेंद्रनाथ सिंह की बल देनी पड़ी। तो ये पूरा मामला था। दो चीजें और मैं आपको इसमें कहना चाहता हूं कि जो चरित्र है सरकार का, पिछले डिबेट में भी मैंने कहा था कि अगर योगी जी का जो पुराना चरित्र रहा सरकार का, अगर वो चला तब भी उससे मोदी और शाह और भारतीय जनता पार्टी को चिंता है, संघ को। और अगर दिल्ली जो है अगर इसको नियंत्रित करेगी सरकार को, योगी सरकार 2 को, तो दिल्ली नियंत्रित करने का मतलब मेरा यहां से मोदी और शाह से है। अगर वो नियंत्रित करेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो जो हिंदुत्व का जो वो उफान चाहती है, राष्ट्रीय स्वयं संघ चाहता है, वो कहीं ना कहीं बाधित बनेगा। लेकिन पिछले दिनों में 2 घटनाएं हुई, एक अयोध्या की, जिसका भी गुप्ता जी जो है उन्होंने उसको उद्धृत किया, जो है एक मासूम बच्ची के साथ किस तरीके की घटना हुई, निर्भया उन्नाव हाथरस से भी बीभत्स घटना हुई और कहीं भी ये नेशनल मीडिया की खबर नहीं बन पा रही है। हम लोग जितना भी अयोध्या जनपद में अखबारों में कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो कर रहे हैं, और आपको इतने दिन 10 दिन बाद भी अभी उसका मजिस्ट्रेटिव बयान तक नहीं हो पाया है। उसमें अयोध्या के नगर विधायक के ऊपर आरोप लग रहा है कि उनके सजाती 2 लोग बचाए जा रहे हैं, और एक धर्माचार्य जो कहीं ना कहीं से योगी जी के गुरु भाई के रूप में उनका संबंध है, उनको भी इनके भतीजे का नाम आ रहा है, तो उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक घटना यह है। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं कि अयोध्या जनपद की एक सीट थी गोसाईगंज विधानसभा पे, जहां पे बाहुबली प्रताप तिवारी खब्बू की पत्नी आरती तिवारी चुनाव लड़ी थी, हार गई।
लेकिन उनको जो वो नहीं लड़ पाए थे तो उनको एक गलत मार्कशीट लगा करके और दाखिला लेने के संबंध में उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई और उनकी जमानत भी नहीं हो पाई, ना डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ से और ना हाई कोर्ट से, अभी तक 7-8 महीने हो गए। दूसरी तरफ गलत पता दिखा करके प्रतापगढ़ में राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह को 7 साल की सजा होती है एमएलए कोर्ट से और दूसरे दिन जमानत हो जाती है और एक प्रभारी जिला जज जो है उनकी सजा पर रोक भी लगा देता है ताकि वो जो है एमएलसी का चुनाव लड़ सकें। तो ये कहीं ना कहीं से वो योगी सरकार, योगी जी के ही उससे जोड़ कर देखा जा रहा है। तो ये मैसेज जो जा रहा है समाज में वो कहीं ना कहीं बदलाने की, मतलब भटकाव की स्थिति पैदा कर रहा है। आज ब्राह्मणों में जब बड़ा जबरदस्त रिएक्शन था इस चीज को लेकर के, मैं अयोध्या जनपद की बात करूं तो यहाँ पे तमाम सोशल मीडिया पे भी लिखा जा रहा है कि वो ठाकुर हैं और योगी के करीबी हैं तो उनको जो है न्यायपालिका भी मोहलत दे रही है और दूसरी तरफ जो है जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके साथ ये है। तो ये कहीं ना कहीं अभी जब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो जाता है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने ये भी दिल्ली में कहा था कि मैं गृह और कार्मिक मेरे पास ही रहेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जबकि AK शर्मा, ये जो सूचनाएं आ रही हैं कि ऊपर से दिल्ली से दबाव डाला जा रहा है कि AK शर्मा को गृह दिया जाता है, गृह मिले, इसके लिए लामबंद हो रहा है, कोशिश की जा रही है। देखिए क्या होता है और आगे की सीन क्या होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि इस बार मंत्रिमंडल के गठन में, चूंकि मेरा ये अपना मानना है और जो भी लोग मानते हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि ये कहीं मोदी और साथ बेईमानी के कारण तो है जीत के, वो तो अलग बात है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें योगी एक बड़ा चेहरा था, बड़ा नाम था और उनकी एक जो टीम थी उसके कारण भी हुई है। लेकिन जिस तरीके मंत्रिमंडल के गठन में, मंत्रिपरिषद के गठन में उनकी नहीं चली, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि मोदी और शाह ने जो है इसमें हस्तक्षेप किया, उनकी चली है। दूसरी चीज है कि जो बार बार ये जो अमित शाह का भाषण है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि जैसा कि अभी अमलिंदु जी ने कहा और जयशंकर जी ने कहा कि संघ जो साधना चाहता है तो नाराजगी जो उनको दिखाई पड़ता है कि योगी के हिंदुत्व के ब्रांड जो बनाए जा रहे हैं, जो उनके लिए संघ जो ब्रांडिंग कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं शाह को ये चिंता है, शाह के मन में ये है कि वो अगले प्रधानमंत्री वही होना चाहते हैं और मोदी भी ये चाहते हैं कि शाह ही जो है हमारे उत्तराधिकारी बने। तो मुझको ये लगता है कि शाह का वो भाषण कहीं ना कहीं से जो है वो संघ को भी प्रभावित करने की, तेल लगाने की, जिसको हम लोग बात करते हैं अपनी भाषा में कहते हैं, तो वो तेल लगाने की भी प्रक्रिया के रूप में मैं देखता हूं। जी राजीव जी। जी, बहुत सटीक विश्लेषण कर रहे हैं आप ओम प्रकाश जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय सिंह जी, आज थे वहां जब शपथ ग्रहण हो रहा था, उस कार्यक्रम में मौजूद थे, आंखों देखी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं। क्या कुछ आपने देखा? जबरदस्त भीड़, और आप कह रहे थे कि जैमर लगा हुआ था इसलिए वहां से लाइव हम लोग नहीं जोड़ पाए आपको, लेकिन क्या कुछ था? क्या कार्यकर्ताओं में वहां जो लोग पहुंचे थे इस शपथ ग्रहण समारोह में, क्या वहां उत्साह जोरदार देखने को मिला या कुछ और? क्या कुछ देखा आपने? देखिए, वहां पर मुझे जो है कार्यकर्ताओं की तो काफी भीड़ थी, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये गाड़ियां भी बहुत थी। हम लोगों को देखिए वहां से निकलने में अभी तक लाइव जुड़ने में 1 घंटा लग गया लगभग। लेकिन जो मुझे कमी महसूस दिखी वो ये कि जोश नहीं था, क्योंकि उसमें ये देखा गया कि जितने लोग जो जीत कर आए हुए हैं, जो एमएलए बने हैं, उसमें मंत्रिमंडल में बहुत सारे जो है एमएलसी लोगों को जो है जगह दी गई है। तो इस वजह से भी शायद, क्योंकि जनरली मैंने देखा और भी शपथ ग्रहण समारोह में मैं गया हुआ हूँ, वहां देखा अगर किसी क्षेत्र का कोई मंत्री बनता है, उसके क्षेत्र का अगर कोई विधायक मंत्री बनता तो लोग एक तरह से मतलब बहुत जोश में आ जाते हैं। उस तरह का कोई मतलब वहां पर जोश नहीं दिखा बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जो जब वहां पर जब मंत्रियों के नामों की घोषणा हुई तो उसमें भी जो है लोगों में कोई जोश नहीं, केवल वो निषाद पार्टी के जो संजय निषाद थे तो उनके जो समर्थक आए हुए थे, बस उन्हीं में वो अलग से अपना लाल टोपी निषाद पार्टी का लगाकर उनमें एक अलग से जो है मतलब एक जय घोष टाइप से, और बाकी में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखा, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है काफी मतलब जब नामों की घोषणा हुई तो उसमें भी काफी आश्चर्य लग रहा था कि जिसमें श्रीकांत शर्मा, जिनका नाम लिया जा रहा था कि वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो उनका कैबिनेट से पत्ता ही साफ था। उसके बाद जो है
सबसे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नहीं थे उसमें जो इतने इनके पिछले कार्यकाल में जो सबसे एक तरह से कहा जाए कि मीडिया में काफी वाचाल रहे मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, उनका नाम नहीं था। और मतलब ऐसे कई बातें ऐसी लगी वहां पर। और जो है उसमें दिनेश प्रताप सिंह को जो है स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना देना, ये भी काफी आश्चर्यजनक बात लगी। लेकिन अंदर खाने की बात सुनने में आ रही है कि शायद ये 2024 में उनको जो है सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ाया जाएगा वहां से, रायबरेली से। ऐसी भी बात मतलब आसपास पता लगी। लेकिन अव्यवस्था पूरी थी। आप ये समझिए कि इतने बड़े प्रोग्राम में जहां पर ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री सभी मौजूद थे, वहां जनगण मन का जो है शुरुआत हुई तो वहां का जो है म्यूजिक जो सिस्टम था, साउंड सिस्टम, वो खराब था। लोगों को पता ही नहीं चल पाया। केवल आखिरी में जब जय हो जय हो जय है जय है शुरू हुआ तब जो है वो खुला। तो मतलब एक तो वो, फिर ट्रैफिक की व्यवस्था, मतलब लोगों के आने जाने की व्यवस्था भी बहुत ही मतलब बिल्कुल अव्यवस्था का तो पूरी चारों तरफ बिल्कुल बुरा हाल था, बहुत ही बुरी। मतलब आप ये देखिए कि जो जिनको पैदल जाने की व्यवस्था थी उस रोड पे जो है सारे टैंकरों का जाम लगा हुआ था। तो ये मतलब कुल मिला के काफी मतलब अव्यवस्थित तरीके का जो है मुझे वहां पर मजमा दिखाई दिया। जी राजीव जी। अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु जी सुन रहे हैं आप? अमलेंदु जी आवाज आ रही है? अमलेंदु जी आवाज आ रही है? तक आवाज आ रही है हमारी? जी अमलेंदु जी, अभी आप सुन रहे थे अजय सिंह जी अभी वहां से पिछले करीब 2 घंटा पहले वहां से ये निकले हैं, 1.5 घंटा पहले वहां से निकले हैं। और जी आ रही है, काफी टाइम लग गया, बता ही रहे हैं, कार में हैं वो। और हमारी कोशिश थी कि वहीं से इनको लाइव जोड़ लें हम, लेकिन जैमर लगा हुआ था वहां पर उस कार्यक्रम स्थल पर। जो स्टेडियम है, अखिलेश यादव ने आज ट्वीट भी किया है और कहा है कि हमारे स्टेडियम में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए स्टेडियम में। और ये ट्वीट देखिए, नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। ये साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव अब वॉकओवर देने वाले नहीं हैं, जो 2017 से 2022 के बीच वॉकओवर इन्होंने दे दिया है। इनकी बात और इनके साथ विपक्षी दलों की बात भी जरूर होनी चाहिए। और सपा के बनाए हुए स्टेडियम में आप शपथ तो लीजिए, लेकिन जनता की बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सच्ची सेवा, जनता की सच्ची सेवा की भी शपथ लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है अमलेंदु जी कि दूसरी तरफ जब यहां अव्यवस्था और बाकी चीजें, चलिए वैसी मान भी लें कि अव्यवस्था का आलम हो सकता है, उत्साह की कमी बता रहे हैं अजय सिंह जी। ये उत्साह की कमी कहां क्या दर्शाती है, आप किस नजर से देखते हैं? उत्साह की कमी को जिस रूप में ये बता रहे हैं कि जय घोष, नारे, या एक अलग तरह का, जब इनसे वहां जब ये थे, इनसे बात मेरी हो रही थी, उस समय भी कह रहे थे कि एक अलग सी खामोशी छाई हुई है, एक अलग सी मायूसी दिखाई दे रही है। क्या कुछ हो सकता है? क्या ये जो हम लोग कह रहे हैं कि इस पूरी सरकार जो मोदी योगी कैबिनेट पर मोदी की मुहर लगी हुई है इसलिए, या कुछ और? क्या कुछ हो सकता है? एक अंदेशा ही, एक अनुमान ही कह सकते हैं, लेकिन क्या कुछ आप समझते हैं? मोदी जी और अमित शाह जी जो है वो कुल मिलाकर के हावी दिखाई दिए हैं इस मंत्रिमंडल के ऊपर, जो हम लोग समझ पा रहे हैं। हो सकता नहीं है वो योगी जी हावी हो, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनका विशेषाधिकार है किसी को भी मंत्री बनाना, किसी को ना बनाना, चूंकि मुख्यमंत्री को चुने गए हैं और नेता विधायक दल चुने गए हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन जो चीजें होती हैं वो मतलब दिखती कुछ और है और पीछे होता कुछ और है जी। अक्सर राजनीति में ऐसा होता है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ऐसा नहीं है, सारे दलों में ऐसा ही होता है कि ऊपर से चीजें कुछ दिखती हैं और पीछे की चीजें जो बहुत कुछ अलग हुआ करती हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी जिस तरीके से दबाव में मालूम पड़ रहे हैं और जिस तरीके की बातें हो रही हैं, लोग एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं और बाकी लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चर्चाएं हो रही हैं इसी तरीके की कि योगी जी जो काफी दबाव में महसूस किए जा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है राजीव जी की योगी जी दबाव में तो हैं, लेकिन ये भी बात सही है
कि जो भी जनादेश, जो भी कुछ थोड़ा बहुत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मतलब हेरा फेरी और सब की आरोपों से अलग, इतर उससे हटके, मतलब उसकी बड़ी भूमिका है अमित शाह जी की टीम की इस जीत में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जनादेश मिला है तो वो मोदी जी के या अमित शाह जी के नाम पे नहीं है उत्तर प्रदेश में, कम से कम वो योगी जी के नाम पे मिला है, जो भी मिला है। तो ये बड़ी जो है दुविधा वाली स्थिति मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कैडर कह रहे कि वो अब मोदी जी को अब नेता माने कि अब योगी जी को नेता माने, क्योंकि 2024 में वो मोदी जी को भी बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि जानता है कि योगी जी अभी इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं कि वो मोदी जी को 2024 में अपदस्थ कर दें या उनके सहारे जो जीत हो जाए पूरे देश में, हिंदुत्व की कोई बहुत लंबी चौड़ी लहर चल जाए। क्योंकि अगर हिंदुत्व की इतनी लंबी चौड़ी लहर होती तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत जो वो 10% से नहीं बढ़ा जाता। अगर हिंदुत्व की इतनी लंबी चौड़ी लहर कोई होती तो ये हिंदुत्व की कोई लहर तो थी नहीं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी समझ रहा है, योगी जी भी समझ रहे हैं और मोदी जी अमित शाह जी तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है किस तरीके से सरकार बनी है। तो वो तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, समझते योगी जी भी, ऐसा नहीं है कि योगी जी नहीं समझते, वो भी समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब कितने हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पढ़े लिखे हैं ये समझा जाता है। तो उनको भी मालूम है कि चीजें किस तरीके की हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसके अंदर भी मुझे लगता है कि इसको लेकर के एक नैराश्य का भाव जो है वो उसके अंदर है, कि इसकी खुशी मनाएं, कि ये गम मनाएं कि हमारी सीटें भी कम हो गई और समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत भी बढ़ गया। और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम 304 सीटें जो है वो जीते थे और बैलेट में हम 304 सीटें जीते हैं। और जिस तरीके की सब सूचनाएं आ रही हैं कि लगभग 80 सीटें जो इस तरीके की बहुत कम मार्जिन से जीती हैं और किस तरीके से जीती गई हैं। तो ये सारी चीजें देखिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर उसके अंदर भी है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी ने अपना वोट ट्रांसफर करा के अभी सरकार बना दी है, क्या बहन जी 2024 में इसी दबाव में इस तरीके से अपना वोट ट्रांसफर कराएंगी? क्या उनके पास ऐसा तो नहीं है कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हुआ है वो फिर बहन जी के पास वापस चला जाए, या भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के कांग्रेस के पास चला जाए, या समाजवादी पार्टी के पास उनको चला जाए? और थोड़ा भी जो है सरकार इधर से उधर डिसबैलेंस हुई और अच्छे काम नहीं हुए, जिसकी उम्मीद कम है कि अच्छे काम होंगे क्योंकि जिस तरीके की सरकारें चलती हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो अभी किसी तरीके से मैनेज कर ली, क्या वो 2024 में भी इस तरीके से मैनेज हो पाएगी? तो 2024 में इसका उल्टा असर तो नहीं होने जा रहा है कि जो है वो डबल एंटी इनकम्बेंसी 2024 में देखने को मिले, योगी सरकार के 7 साल की और मोदी जी के 10 साल की। तो ये बड़ी चिंता है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर के अंदर भी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर भी है। इसीलिए जो उत्साह की कमी की बार बार बात की जा रही है, लोगों में उत्साह नहीं था। और पूरियों के लिए जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो सब वायरल हो रहे हैं, अब पता नहीं भाई लोग जो है वो पूरियां खाने गए थे वहां कि या योगी जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाने गए थे, ये तो उनके कार्यकर्ता बताएंगे। क्योंकि इस मामले में तो बदनाम जो थे वो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे कि जो है सब गड़बड़ सड़बड़ किया करते रैलियों में जाकर के। लेकिन वो चूंकि देखिए थोड़ा विषय से हटके टिप्पणी है कि मोदी जी ने और कुछ काम करे या ना करे, मतलब भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बना पाए या ना बना पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भाजपा मुक्त जरूर कर देंगे वो। क्योंकि जिस तरीके से बाहर से लोगों को लेके आया जा रहा है, कांग्रेसियों को, बसपाइयों को, सपाइयों को सब मिला करके पूरा मंत्रिमंडल आप उठा करके अगर देखेंगे और पूरे उनके विधायकों की लिस्ट देखेंगे तो ये सब जो है बाहर के लोग, आयातित लोग हैं। तो मोदी जी का जो एक बड़ी अच्छी बात जो है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जो है 2024 तक आते आते पूरी तरीके से एकदम जो है बिल्कुल भाजपा मुक्त भाजपा जो है वो बना के मानेंगे। और इसके लिए उनको बधाई बनती है। हम लोग अग्रिम बधाई जो है मोदी जी को इसके लिए दे सकते हैं। राजीव जी आप कर रहे हैं तो स्वतंत्र देव सिंह का पुराना नाम आपको याद है ना, कांग्रेस सिंह नाम था और जो भाजपा से जब वो जुड़े तो उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वतंत्र देव सिंह रख लिया था। शायद कई आप लोगों को पता भी होगा, राजनीति में आए, भाजपा से जुड़े। आज का जो ये मंत्रिमंडल है इसमें मुस्लिम, सिख और कायस्थ समाज से एक एक मंत्री हैं, जाट 5 हैं, 2 यादव हैं, 2 भूमियार हैं, ब्राह्मण 8 हैं, राजपूत 6 हैं और दलित 8 हैं। 8 दलित, 8 ब्राह्मण, 6 राजपूत, 5 जाट, 2 यादव, 2 भूमियार, मुस्लिम, सिख, कायस्थ एक मंत्री। ये जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश, और सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पर दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं उनमें से आप देखिए कि एक तो ओबीसी और एक अगड़ा कह सकते हैं या ब्राह्मण कह सकते हैं उस समाज से, और मुख्यमंत्री तो खैर है ही, अपनी बात उन पे तो होती रहती है।
लेकिन जयशंकर जी, ये जो जातीय समीकरण है, इसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे मैं करना चाहूंगा, इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त जीत मिली है। अगर देखा जाए तो भाजपा को जो जीत की उम्मीद समाजवादी पार्टी कर रही थी, विपक्ष कर रहा था, लेकिन उससे ज्यादा यहां 5 जाट जो हैं वो मंत्री बनाए गए हैं। क्या आगे की जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं 2024 की रणनीतियां भी यहां दिखाई दे रही हैं, उसकी छाप भी दिखाई दे रही है कि अभी से अगला जो 2 साल है उसकी तैयारी, उसकी शुरुआत अभी से हो गई है? नहीं, ये तो हमने पहले कहा ही था ना कि ये पूरा मंत्रिमंडल का गठन जो है ये 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-3 जिलों को छोड़ दीजिए, 3 साढ़े 3 जिले कह सकते हैं, तो बाकी जिलों में जाट किसानों ने बड़े पैमाने पे भाजपा का ही साथ दिया है। हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी या लोकदल के गठबंधन को 25-30% ही मिला होगा। मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ को छोड़ देंगे तो बागपत को भी छोड़ दे सकते हैं। इन जिलों में तो लगभग 70-80% मिला, लेकिन बाकी आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, हाथरस है, सहारनपुर के कुछ इलाके हैं, ये बिजनौर वगैरह है, इन सब इलाकों में उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली में मिला था। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि ये 5 जातों को जो मंत्री बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं ये रणनीति जरूर होगी कि भाई जो बचे खुचे जो किसान हैं जो फुटक गए थे, अब उनको साथ में जोड़ा जाए, उनको भी किसी ढंग से अपने खेमे में लाया जाए। क्योंकि अभी राकेश टिकैत लगातार धमकी दे रहे हैं कि साहब हो सकता है कि किसी किसानों का धरना प्रदर्शन फिर से शुरू हो सकता है, तो उसको देखते हुए भी हो सकता है कि भाजपा ऐसी कोशिश कर रही होगी। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो है दलित, पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की जो उनकी कवायद रही है वो तो रही है। देखिए, यही होता क्या है ना कि उनकी जातियों पे बड़े पैमाने पे अत्याचार हो, उत्पीड़न हो, लेकिन उनके कुछ नुमाइंदों को सरकार में मंत्री बना दिया जाए, कुछ लोगों को अफसर बना दिया जाए, तो उससे लोगों को लगेगा कि हाँ साहब हमारा घाव जो है वो ये हो जाएगा, मुरझा जाएगा। हम एकदम समझ नहीं पा रहे हैं भाई, अयोध्या में जिस बच्ची के साथ बलात्कार और निर्मम घटना हुई है उसकी गूंज कहीं सुनाई नहीं दी एक बार भी मुख्यमंत्री के स्तर पे। भाई, आज उन्होंने शपथ ली है दूसरी बार लगातार, लेकिन इसके पहले भी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, वो सरकार तो उनकी थी। कोई जांच कमेटी के लिए होती, कुछ एक्शन हो गया होता, कुछ कार्रवाई हो गई होती, लेकिन नहीं हुआ। वो सरकार बनने के बाद आपने जब कहा था ना कि हम सरकार बनते ही जो है 14 दिन के भीतर गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान कर देंगे, तो अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे तभी कहते आप कि हाँ जी बस हम वोट लेंगे उसी दिन घोषणा करेंगे हम। तो जो कार्यकर्ताओं में जो नैराश्य की भावना जो जैसा बता रहे थे अजय सिंह, तो ये हो सकता है कि ये कार्यक्रम भी पेश करना पड़ता है, सरकार बनाने से पहले भी बताना पड़ता है या बाद में भी बताना पड़ता है कि भाई हमारे एजेंडे पे ये होगा, हम ये करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में बेरोजगारी आपके सर पे सवार होगी, महंगाई आपके सर पे सवार होगी, इनसे आपको निजात, किसानों की समस्याएं सर पे निजात होगी। जिस तरह से मुफ्त में अनाज बांटा है, वो अनाज क्या फिर से बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, ये सवाल भी रहेगा सामने। वो तो मार्च तक ही था, सुना था कि मार्च तक उसको बढ़ाया गया है, उसके बाद भी क्या मुफ्त में अनाज मिलेगा लोगों को कि नहीं मिलेगा, ये सारे सवाल जो है कहीं ना कहीं आपके सिर पे सवार रहेंगे। इसके अलावे जिस तरह से जो लंपटीकरण हो रहा है, जब कहीं किसी को पकड़ करके मार देना, किसी के पास उलझ पड़ना, किसी से कुछ करवाना, कहलवाना, ये सब काम भी बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर भी आपको नियंत्रण पाना होगा, देखना पड़ेगा। और देखिए, इस मंत्रिमंडल की हम लोग चर्चा कर रहे थे, असीम अरुण को बना दिया जो आईपीएस अफसर थे। मतलब इसका मतलब कि वो आईपीएस अफसर रहते हुए भाजपा का काम कर रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने सीधे सीधे राजनीति में घुसपैठ की और उसके बाद मंत्री बन गए। लेकिन बेचारे जो राजेश्वर सिंह थे, वो जो ईडी में थे, काफी उन्होंने भी काम किया था इन लोगों के लिए, तो वो तो ताकते रह गए, उनको तो मंत्री नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें हैं। और बीच में मैं बताना चाह रहा था, हमारे मित्र जब अमलेंदु बता रहे थे या भारत शर्मा भी कह रहे थे,
मैं एक तथ्य साफ कर दूं कि अमित शाह हिंदू ही हैं, वो जैन नहीं है। ये आप लोग इस तथ्य को समझ लीजिए। तो इसलिए इसका कोई नहीं है, वो लोग अपना जातीय समीकरण अपने हिसाब से बढ़ाते हैं, बनाते हैं और करते हैं। लेकिन अब 2024 में बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया, उसके पहले गुजरात है और उसके पहले साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी चुनाव है, और संभव हुआ तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराया जाए। मुश्किल यही है कि देखिए, जैसे अभी ओम प्रकाश भी कह रहे थे कि ब्राह्मणों में बड़ी नाराजगी है, उपेक्षा का ये है, दर्द है और प्रताड़ना है, सारा कुछ है। ये सब चीजें गौण है, क्योंकि ये सब होते हुए भी इसके पहले जितना घटनाएं हो रही थी और लोग गिन रहे थे कि कितने मुठभेड़ के नाम पे कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग बेदखल किए गए थे, खुशी दुबे का मामला चला था। लेकिन ब्राह्मणों ने बड़े पैमाने पे इस बार चुनाव में भाजपा का ही साथ दिया। तो कुछ लोगों के बारे में जो मालूम है कि भाई कुछ भी हो, एक कोई ना कोई एक कारण जरूर उनके लिए सामने रहेगा, तो भाजपा के साथ को छोड़ करके कहीं नहीं आए, चाहे बनिए हो चाहे ब्राह्मण हो। आज हालत वही हो गई। कभी कांग्रेस के जमाने में होता था कि ब्राह्मण कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, आज वही स्थिति भाजपा के साथ हो गई कि नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, गाली देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाद में उनको लगेगा अरे अहिर का बेटा हो जाएगा मुख्यमंत्री, तो फलाना हो जाएगा, तो उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे, चलो कम से कम ठाकुर है तो राजा लोग रहे हैं, इनको तो मान भी लेंगे। अब जो भी इस तरह की जो बहाना लोगों के अंदर है, तो उस भावना पे जब तक लोग निजात नहीं पाएंगे ना, तब तक समाज में कुछ होने वाला नहीं। इसलिए खूब डंडे पड़ेंगे, खूब मार पड़ेगी, वो बुलडोजर भी चलेंगे, चाहे वो गन्ने, मतलब हमको समझ में नहीं आता है क्या दिमाग कैसे काम किया होगा उस अफसर का, जबकि उस अफसर से लोग, वहां मैं देख रहा था वीडियो की, बता भी रहे हैं लोग कि भाई ये यही लगाता है बेचारा गन्ने का मशीन और वो रस बना करके बेचता है ये। वो कहा कि हाँ हाँ मालूम है, और उसके बाद उसकी जेसीबी पूरा उठा करके उसको चकनाचूर करते रही है मशीन को। तो इस तरह से अगर बुलडोजर चलेगा, मतलब क्या हम कर सकते हैं, अफसोस जाहिर कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ेंगी। विधानसभा में आपको प्रचंड बहुमत है, लेकिन सड़क पर उतरने का मौका विपक्ष के पास रहेगा कहीं न कहीं। और निषाद पार्टी तो ठीक है, देखते हैं उनको कौन सा विभाग देते हैं संजय निषाद जी को, क्योंकि उनका जो बड़बोलापन है वो सरकार में कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि एक तो मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच में विभागों का सम्यक बंटवारा हो, और दूसरा एक कार्यक्रम सरकार क्या बना करके आती है, क्या एजेंडा लेकर के आती है, उससे जो जो वायदे उसने किए थे उसमें से क्या क्या अभी अभी तुरंत पूरा करना है कि नहीं करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी राज। बिल्कुल। अजय सिंह जी, आपके पास हमारी आवाज आ रही है अगर, तो आपसे ये जानना चाहूंगा, आप तो जमीन पे हैं, लखनऊ और आसपास, अभी बाराबंकी की ओर जा रहे हैं आप। अजय जी, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है अजय जी की, लेकिन भारत शर्मा जी, या भारत शर्मा जी से बेहतर होगा ओम प्रकाश जी के पास आऊं। ओम प्रकाश जी, होली में एक सिलेंडर देने की बात भी हुई थी, अभी होली बीती है, सरकार तो इनकी आ गई थी, क्या सिलेंडर का बंटवारा हो गया जो वादे हुए थे? कह सकती है सरकार कि अभी तो हमने ओथ ही नहीं लिया था, लेकिन सरकार तो थी इन्हीं की पुरानी और वो कंटिन्यू हो रही थी। कहाँ छेड़ रहे हैं आप जो है होली और दीपावली की बात जो है, सिलेंडर नहीं बता जो है, और उसकी चर्चा भी एकदम दबा दी गई। और जानते हैं आप, मोदी मीडिया को किसी ने उस पर सवाल भी नहीं उठाया, आज आपने उठा दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद जो है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि सिलेंडर मिलेगा, और जो है सिलेंडर से ज्यादा उनको रुपया दिखाई पड़ रहा था कि हमको 1100 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, ये चर्चा का विषय था। सिलेंडर मुफ्त मिल रहा नहीं, वो बार बार लोग कह रहे थे 1100 रुपए का मुफ्त मिलेगा, नहीं इतना महंगा होगा, महंगाई से उनसे नहीं मतलब, बस 1100 का मुफ्त मिल रहा है ये चीज। खैर वो तो नहीं मिला और चीजें, लेकिन लोग लुभावन घोषणाएं योगी की अभी जब कैबिनेट होगी, आज भी हो सकती है, रात बिरात कल होगी, तो उसमें लोग लुभावन घोषणाएं होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीनी हकीकत कितना होगी ये देखना होगा। दूसरी चीज जो अभी चीजें हो रही थी अयोध्या की घटना को लेकर के, और आपने कहा था कि वाकओवर नहीं देंगे अखिलेश, मुझको नहीं लगता है कि अखिलेश अभी भी कुछ चीजों से सीख ले रहे हैं। और आज योगी का मंत्रिमंडल का गठन था, तो अयोध्या की घटना को लेकर उनको ट्विटर खेलने की बजाय जो है अयोध्या में होना चाहिए था। ऐसी
ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जहां पे उनको होना चाहिए था। गाजीपुर में उनका प्रत्याशी पर्चा वापस ले लेता है और पूरी पार्टी दंग रह जाती है। इतनी मजबूती के साथ आप वहां पर हैं, पूर्वांचल में इतने मजबूत हैं, और आपके 4 कैंडिडेट पर कोई पर्चा वापस ले रहा है, किसी घर दबिश पड़ रही है, मुख्तार अंसारी के घर जो है पूरी फोर्स पहुंच जाती है कि साहब जो है बीडीसी मेंबरों को बंधक बना रखा है फर्जी रूप से, जबकि कहीं कुछ नहीं है। तो इन घटनाओं का अगर आप प्रतिवाद केवल सोशल मीडिया और ट्विटर पर करेंगे तो निश्चित तौर से आप वॉक ओवर योगी सरकार को देंगे। और शुरुआती लक्षण जैसे कहा जाता है कि बरखा का आगम जान पड़ा जब रानी ओढ़िन कतरी, हम लोगों के यहाँ कहावत है, इसको कहा जाता है। तो अखिलेश जी का तो वही दिखाई पड़ रहा है कि आपने कुछ सीखा नहीं। 10 मार्च को रिजल्ट आया था, आज जो है इतने दिन हो गए आप खाली जो है ट्वीट कर रहे हैं जो है, और तमाम चीजें बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो पर्चा वापसी को लेकर के, चाहे धमकाने को लेकर, चाहे आपके प्रत्याशी को मारने को लेकर के जो है, जहां पर पूरे निर्वाचन पे जहां दाखिला होता है वहां पर केवल वही लोग जा सकते हैं जो प्रस्तावक हो या प्रत्याशी हो, वहां 20-25 लोग पहले से कैसे मौजूद है, ये सवाल ही नहीं उठाए जाएंगे। तो आपको जो जलालत झेलनी पड़ेगी और उसका दंश जो है जनता को झेलना पड़ेगा। तो इन चीजों पर विपक्ष को त्वरित प्रतिक्रिया देनी होगी। इंतजार करेंगे कि योगी जी क्या निर्णय ले रहे हैं, योगी सरकार क्या गलत काम कर रही है, उस पर आप खामोश बैठे रहेंगे, केवल सोशल मीडिया पर लड़ेंगे, तो मुझको नहीं लगता है कि बहुत चीजें बदलने वाली हैं। जी राजीव जी, जयशंकर जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर आना चाहूंगा अजय जी के पास में। जयशंकर जी, मैं कुछ खास नहीं जोड़ना चाह रहा था। मुझे हंसी आ रही थी कि जब वो गैस की बात हो रही थी, गैस सिलेंडर मिलने की, तो अमित शाह जी ने कहा था कि होली और दिवाली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे हम लोग, हमारी सरकार बनेगी हम देंगे। तो लेकिन अमित शाह जी ने ही कहा था उस समय, जब नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि 15 लाख रुपए आपके सबके अकाउंट में आ जाएंगे। वो किसी ने पूछा था अमित शाह से, तो उन्होंने कहा भाई चुनाव के समय बहुत सारे जुमले कहे जाते हैं, तो ये जुमला मान लीजिए, आप इसको भी जुमला मान लीजिए, गैस सिलेंडर को भी जुमला मान लीजिए। भाई जब आप कुछ बिना कुछ किए 5 साल बिना कोई काम किए बिजली का एक कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं बना, डंके की चोट पे मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि बिजली कंपनियों से बिजली महंगे दाम पे खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साठगांठ की थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली कारखाना नहीं बना था। उसके बावजूद 273 सीटें हैं, तो फिर करने की जरूरत क्या हो? ठीक है, नारे उछाल देंगे, जुमले उछाल देंगे, लोग उसी में बह जाएंगे, भाग जाएंगे, मस्त रहेंगे। मैं इतना ही साफ करना चाहता था कि अमित शाह जी कह देंगे कि वो जुमला था भाई। जी, लेकिन बिजली की बात हम यहाँ करते रहेंगे, 2024 तक शायद कुछ हो जाए। जयशंकर जी, इसी मन से हम लोग कई बार बिजली की बात कर रहे हैं, और इनके बिजली मंत्री अब जो पुराने थे अब वो नहीं रहे, अब नए बिजली मंत्री कौन आते हैं ये भी देखा जाएगा। खैर, और उनसे 2-4 बिजली मंत्री जो हैं, यानी ऊर्जा मंत्री जो थे पुराने, उनसे 2-4 होने का मौका भारत शर्मा जी को बहुत मिला था। भारत शर्मा जी भी कई बार उसकी चर्चा करते रहे हैं। खैर, लेकिन अजय सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। आवाज हमारी आ रही है आप तक, तो ये जानने की कोशिश आपसे करेंगे हम, जिस चर्चा को छेड़ रहे थे यहाँ पे कि होली बीती, होली पर भी आप बाराबंकी में थे और आसपास के गांव, और बाराबंकी ने भी छप्पड़ फाड़ के दिया इस बार बीजेपी को। क्या गैस सिलेंडर भिजवा दिया गया सबके घर पे? गैस सिलेंडर तो बाराबंकी में नहीं भिजवाया गया, लेकिन हाँ एक बात हुई कि इस बार बाराबंकी से एक राज्य मंत्री जरूर दे दिया गया। वो दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र है, जो सतीश शर्मा जिन्होंने अरविंद सिंह गोप को हराया, उनको जो है राज्य मंत्री के रूप में पुरस्कार दिया गया है। सेकंड टर्म वो लगातार जीते हैं, और जो तीनों विधायक यहाँ से जीते हैं बाराबंकी से, 6 सीटें हैं उसमें से 3 जीते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी जीत उन्हीं की थी। और बाकी तो एक जो साकेंद्र वर्मा है, वो तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि वो बेईमानी से जिताए गए हैं, मात्र 217 या 218 वोटों से, और तो इसलिए उनका कोई दावा भी नहीं बनता था। और जो तीसरे थे दिनेश रावत, जिनकी अभी पीछे काफी चर्चा भी चल रही थी, जिन्होंने कहा था सार्वजनिक रूप से कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है वो हमारे पास काम को लेकर नहीं आए, तो वो पहली बार के विधायक है, तो उम्मीद भी नहीं थी, तो इसलिए सतीश शर्मा को जो है विधायक बनाया, जो है राज्य मंत्री मिला है। ये तो हुई बाराबंकी की बात। और फिर एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, जो असीम अरुण की बात कर रहे थे, जो है जयशंकर जी या ओम प्रकाश जी, सॉरी मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो वो असीम अरुण के पिताजी जो है वो बहुत पुराने संघी हैं, तो उसमें उनको मंत्री पद देना और उनका जो है भाजपा के काम न करते सरकार में, तो
सोचना मतलब गलत ही हो। आए ही है मंत्री बनने के लिए, न जीतते तो शायद उसके बाद भी उनको मंत्री बनाया जाता। और लेकिन एक चीज ये दिख रही थी कि जो एक टीम डिवाइडेड वाला, कि जैसे दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो जो ये आपके केशव प्रसाद मौर्य जी, ये वही पुरानी टीम है, वही वो सुनील बंसल, अमित शाह और केंद्र की जो जिस तरह से कहिए कि नकेल रखने वाली बात, ये उसी टीम के सदस्य हैं। लेकिन अब सेकंड चॉइस जो ब्रजेश पाठक बनाए गए हैं, वो जो है योगी की चॉइस है। लेकिन अब ये देखिए कि बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद थी कि स्वतंत्र देव सिंह को जो है, अगर पिछड़ा चेहरे के नाम पर आया तो स्वतंत्र देव सिंह को जो है मौका दिया जा सकता है। लेकिन क्या है कि स्वतंत्र देव सिंह भी वो जो है योगी टीम के हैं, तो उस योगी टीम के दोनों मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे, इसलिए जो है मौका उसमें योगी की चल नहीं पाई, और चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद को मौका मिल गया। तो ये सारी चीजें हैं वहां पर। और जहां तक बात है सिलेंडर की, और अब ये चुनाव तो जीत गए, लेकिन वहां पर जो इस बार उन्होंने जो एक क्या किसको जुमला कहें, या जो है वो कि सारे कार्यकर्ताओं को नाम दिया हुआ था देवतुल्य कार्यकर्ता। तो अब वो खुद कार्यकर्ता ही जो है आपस में अपने को ही मजाक बनाते हुए दिख रहे हैं, अपना ही मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो देवतुल्य है, देवतुल्य। मतलब इस तरह से जो है वहां पर सुनने को मिल रहा था। तो ये सारी चीजें थी वहां। लेकिन ये तो था कि जो मैंने पहले भी कहा कि जोश नहीं था, ये जो एक तरह का उत्साह होता है। अगर मैं इसकी तुलना करूं, मैं उसको किसी उस तरह से नहीं देख रहा कि जो है कोई गुंडागर्दी होती, जिस तरह का 2012 में अखिलेश के जो है शपथ ग्रहण समारोह में जो चीजें हुई थी, उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि अगर उस तरह मतलब कार्यकर्ताओं में जोश जैसी चीज नहीं थी कि एक जैसे कि जिस हर जिलों में जितने भी उनके मंडल हैं, हर मंडल से 40 लोगों का जो है न्योता था। तो इस तरह से अब मैं ज्यादा बाकी जिलों के बारे में तो कितने मंडल किसमें है वो नहीं जान सकता। जैसे बाराबंकी की बात करूं तो वहां 25 मंडल है और 40 लोग, मतलब 1000 लोगों को वहां से बाराबंकी से आना था। तो ये इस तरह की जो है व्यवस्था की गई थी। तो लेकिन जैसे पहले जो जोश होता था कि बसों में भीड़ भर के आती थी, नहीं, जितनी भी बसें थी सभी में बाकायदा जितनी सीटें थी शायद उतने लोग भी नहीं थे, और सभी आराम से बैठे हुए और उस तरह का। और जो जिसको कहते हैं कि कार्यकर्ता लोग झंडा बैनर पोस्टर लेके चलते हैं, उस तरह का भी कोई मतलब बहुत ज्यादा झंडेबाजी और उस तरह का उत्साह दिख नहीं रहा था वहां। जैसा मेरे लिए लेकिन 37 सालों में कोई सरकार द्वारा जो है रिपीट हुई, उसके बाद ये इस तरह की स्थिति होगी। जी। भारत शर्मा जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगा। जब अधिकारियों की बात अभी हो रही थी और आसिम अरुण से लेकर के कई ऐसे AK शर्मा और जैसे जयशंकर जी भी बता रहे थे, बात हो रही थी जब हम लोग इससे पहले जब कर रहे थे, तो ये अधिकारी कितने लॉयल हैं अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से लेकर के और कई पिछले हमने 7-8 साल में देखा कि इनको तुरंत उनका इनाम मिल जाता है। और एक दूसरी तरफ अगर देखें भारत जी, तो वो छवि जो या अंदर खाने बैठ करके आप क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ आपने किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस दौर में हमने देखा है कि पर्दे से बाहर, पर्दे के पीछे रह करके आपने क्या कुछ किया, ये तो अलग है। पर्दे के बाहर भी अब चीजें आ रही हैं और खुलकर आ रही हैं, और इसमें किसी को कोई परहेज नजर नहीं आ रहा है। शायद और भी देखेंगे, लेकिन लोकशाही में या लोकशाही की जो एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर को इसलिए मैं ये सवाल आपके पास लेके आ रहा हूं क्योंकि बिजली के मामले में अभी मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि आप बहुत परेशान हुए थे और उसमें आपको कई ऐसी तस्वीरों से गुजरना पड़ा था, ऐसे लोगों से दो चार होना था। अपने गांव की बात आप जब कह भी रहे थे, आपको क्या लगता है भारत शर्मा जी
कि आने वाले समय में या अभी भी, क्योंकि आपसे इसलिए भी, आप हैं, अजय जी हैं जो जमीन पे हैं, ओम प्रकाश जी हैं, हम लोग तो स्टूडियो में बैठते हैं, कभी कभार चुनाव के समय जाते हैं, मैं हूं, चाहे अमलेंदु जी हैं, जयशंकर जी हैं, लेकिन आप तीन लोग ऐसे हैं जो लगातार जमीन पे रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इसलिए भी तस्वीर अब चुनाव के जो हम लोग बात कर रहे हैं, और जैसे अजय जी एक उदाहरण भी दे रहे थे कि 271 वोट से एक प्रत्याशी जीता है भाजपा का, और कह रहे हैं खुलेआम कि जिता दिया गया, हार रहा था जिताया गया। ऐसे कई लोग हैं जो हार रहे थे जिता दिए गए। और एक एग्जाम्पल खुद के पिताजी के चुनाव का उदाहरण कई बार दे चुके हैं हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी भी। आज की बात नहीं, लगभग कहें तो शायद 50 साल पहले की बात होगी, या 45 साल पहले की बात होगी, चुनाव की 45 साल पहले की चुनाव की पारदर्शिता की बात, और उस पर हम लोग बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जब असीम अरुण या AK शर्मा या ऐसे, ये दो नाम चूंकि अभी कैबिनेट में अभी आया है इसलिए ये दो नाम ले रहा हूं माफी के साथ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो पर्दे के पीछे काम भी कर रहे हैं, तो कितने हम स्वस्थ, स्वच्छ, निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करें आने वाले समय? 2024 की बात कर रहे हैं, 2022 का चुनाव बीत चुका है, 2022, वो गुजरात और हिमाचल की बात भी नहीं कर रहा हूं। क्या उस तरफ अगर ध्यान दिया जाए भारत शर्मा जी, तो सारी चीजें फिर व्यर्थ लगती हैं, हमारी चर्चा परिचर्चा भी व्यर्थ लगती हैं। ऐसे में क्या कहेंगे? थोड़ा सा आपके विचार चाहूंगा, क्योंकि आप दो चार होते रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं। असल में राजीव जी, आप अगर फांसीवाद की विचारधारा का आप देखेंगे तो जब तक आप संसाधनों पर आप पूरे पे कब्जा नहीं करेंगे, जो सिस्टम है उसके ऊपर आप कब्जा नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारी जगह ऐसी खबरें आई कि सेना के जवान वोट डाल रहे थे, और आप देखिए यही स्थिति कश्मीर में हुई। मैंने पहले भी ये बात कहा है कि जो हालात जो कश्मीर के हुए, कश्मीर के हालात के पीछे कोई ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान परस्त नहीं थे, आपने उनको भरोसा नहीं दिलाया। तो जब सिस्टम जब भरोसा लोगों को नहीं दिलाएगा तो लोगों के अंदर अराजकता पैदा होती है और एक अलगाव पैदा होता है। क्योंकि कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक थे और पाकिस्तान उनके लिए कंफर्टेबल था, इसलिए आपको वहां पर आतंकवाद दिखाई दिया। लेकिन वही आतंकवाद आपको पंजाब में भी दिखाई दिया, और वही चीजें जो है आज की तारीख में आप देखते हैं। देखिए आप मालेगांव बम ब्लास्ट की आप देखिए, जो सेना के इंटेलिजेंस के अधिकारी थे वो बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। तो आप देखिए कि सेना में किस तरीके से जो RSS के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका कब्जा किस तरीके से है। हम देखते हैं बहुत सारी जगह जो सेना में भर्ती के लिए जो बच्चे जाते हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जाते हैं। तो जो सेना का जो सेकुलर हमारा जो फेस था, आपने उसको खत्म किया। ब्यूरोक्रेसी खुलेआम RSS की शाखाओं में जाने लगी है, आपने वो खत्म कर दिया। जुडिशरी, आप ये देखिए कि जरा से मामले में अभी बहुत सारे उदाहरण हमारे ओम प्रकाश जी ने ही दिए कि कैसे आपने एक व्यक्ति को लेके आपने सजा दे दी और जमानत नहीं दे रहे हैं, है ना। आप देखिए दिल्ली दंगों का ये उदाहरण है कि आप कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, है ना, और उमर खालिद जो वहां पर था भी नहीं, उसकी जमानत भी नहीं होगी। तो आप बताइए आज के दौर में आप कहां जाएंगे और आप किससे उम्मीद करेंगे? तो जो सिस्टम हम जिसकी बात करते थे, है ना, जो लोकतंत्र के जो चार जो पिलर, जिसकी हम जो मीडिया को भी एक पिलर मान लेते हैं, तो जब चारों पिलर ही ध्वस्त हो गए हैं तो फांसीवाद, और यही तो फांसीवाद है। तो ब्यूरोक्रेसी को क्या लेना देना है लोगों से? क्या लेना देना है कि मेरा जैसा एक व्यक्ति जो बिजली का कनेक्शन लेने के लिए श्रीकांत शर्मा से लेके और एक JEE तक अगर दौड़ लगाता है, तो ब्यूरोक्रेसी को क्या लेना देना है? ब्यूरोक्रेसी तो निरंकुशता से काम कर रही है। वो दूसरी चीज, ये अभी जैसे जयशंकर जी भी कह रहे थे, है ना, ब्राह्मणों की नाराजगी की सिंह साहब भी कह रहे थे, काहे के नाराज है? 85% लोगों ने वोट, तो 200 लोगों के ब्राह्मण घूमते थे, ब्राह्मणों की सभा होती थी और तो बीजेपी को वोट नारे लगते थे। सब कहाँ गए वो सारे नारे? बात वही है कि आप कभी भी OBC और दलित को अपना नेता स्वीकार कर ही नहीं सकते। ये टेंडेंसी है, ये सामंती टेंडेंसी है, और जब ये बात जब आपके अंदर है तो आप अपनी सारी समस्याएं भूल जाएंगे। तो फिर आप बात करेंगे कि अगर महंगाई का मुद्दा बीजेपी के सामने खड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
कल धामी ने समान नागरिक संहिता के ऊपर प्रस्ताव पास कर दिया। एक नया उन्होंने एक नया सिगुफा फेंक दिया सोसाइटी के अंदर, और सारा हिंदू बम बम करता घूमेगा। उसको ये लगेगा जैसे 370 खत्म होने के बाद तुमने सारे ब्राह्मणों को बसा दिया, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसा दिया, सीए खत्म होने के बाद आपने सारे हिंदुओं को नागरिकता दे दी पाकिस्तान वालों को, ऐसे ही अब सारे के सारे आप जने क्या होने वाला है समान नागरिक संहिता मिलने के बाद, है ना। तो कुल मिला के जो मामले हैं उनके पास इतने सारे पिटारे में इतने जादू हैं कि वो एक नया जादू निकालेंगे और पूरे लोग, पूरा विपक्ष भी और पूरा मीडिया भी उसी जादू के तमाशे के पीछे घूमेगा। भाई मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि अखिलेश यादव जैसे पूरा किसान आंदोलन 13 महीने चला, इस 13 महीने के किसान आंदोलन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कैश करने की कोशिश ही नहीं की। आप कहिए चलिए ठीक है, और बहुत सारे देखिए उस किसान आंदोलन में बहुत सारे फैक्टर हैं कि वो क्यों बीजेपी के साथ चले गए, क्या हुआ, मायावती ने कैसे वोट शिफ्ट कराया, क्योंकि केवल जो बड़ा किसान है या जो मध्यम मझोला जो किसान था जो सीधे प्रभावित हो रहा था वो इस आंदोलन से जुड़ा था। जो छोटा किसान है गांव में पूरा टेंडेंसी चेंज हो गया है। पहले बड़ा किसान का खेत छोटा किसान करता था बटाई में, अब छोटा किसान बड़े किसान को देके निकल लेता है। अब अगर गाय चल रही है तो बड़े किसान की चल रही है, उसकी थोड़ी ना चल रही है, वो तो अपना शहर में मजदूरी कर रहा है, तो इसलिए उसके सेहत पर असर नहीं पड़ता। उसको अगर 5 किलो राशन अगर योगी जी दे रहे हैं या मकान बनवा के दे रहे हैं, है ना, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के इनके पिटारों में बहुत सारी चीजें हैं, और जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरे तरीके से कोलैप्स कर चुका है। अब इसको कैसे होगा, मतलब ये हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को अब ये समझ नहीं आता। इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आप अगर कांग्रेस को भी जिताएंगे तो इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि वो बीजेपी में रहेगा, वो कांग्रेस में ही रहेगा, वो बीजेपी में चला जाएगा। आप देखिए कल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने 2 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन किए, भव्य आयोजन है पूरे मध्य प्रदेश में, लोकतंत्र की हत्या करके ये सरकार बनाई गई। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में कहीं एक जगह धरना नहीं दिया। तो आप बताइए आप किस विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं? अगर हमारे जैसे लोग या हिंदुस्तान के वो लोग जो बेरोजगारी की वजह से या जो भुखमरी की वजह से या जो महंगाई की वजह से अगर निराश हो तो वो किसको देखें? आप बताइए ना, सिंधिया जैसा व्यक्ति चला जाएगा जो तीसरे नंबर का नेता होता था मध्य प्रदेश में, ये उम्मीद क्या कोई वोटर कर सकता था कि सिंधिया चला जाएगा? तो कुल मिला के बात यह है कि एक निराश का माहौल है, और इसी निराशा के माहौल में या इसी जो अंधेरा है, इस अंधेरे में कमल फल फूल रहा है। अब इसको किस तरीके से निकालना है, इसके बहुत सारे अलग अलग विचार हैं कि भाई ठीक है विपक्ष निकल के सामने आए, या लेकिन सवाल उसमें यह भी खड़ा होता है कि क्या विपक्ष इतना भरोसा लोगों का जीत पाएगा, या लोग ये भरोसा कर पाएंगे कि ये हमारी परेशानियों की लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि आप बताइए महंगाई जैसे मुद्दे के ऊपर या बेरोजगारी जैसे मुद्दे के ऊपर अगर संगठन मिलकर किसान आंदोलन खड़ा कर सकते हैं तो बेरोजगार आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो सकता? आप पूरा रेलवे को आप भेज दिए, बताइए कौन सा ट्रेड यूनियन मूवमेंट इस तरीके का? और मैं कह रहा हूं चलिए ट्रेड यूनियन तो भी हड़ताल तो करते हैं, क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं जो जनता के ये जो मुद्दे हैं, और इससे लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। जो एनसीआरबी के डेटा आ रहे हैं, छोटा व्यापारी सुसाइड कर रहा है, बिल्डर सुसाइड कर रहा है, बेरोजगारी में सुसाइड बढ़ गया, किसानों से ज्यादा सुसाइड छोटा व्यापारी कर रहा है। कहां कौन, क्यों नहीं इन सब चीजों के ऊपर बात होती है? आप एक दिन ट्वीट पे, आप आजकल मीडिया बढ़िया चीज चल गई है, आप सुबह उठ के आइए ट्वीट करिए और आप समझ लेते हैं कि आज पूरे दिन का आपका काम पूरा हो गया। अब जनता उसके ऊपर रिएक्शन करेगी। भाई साहब इस देश में लोगों के पास, जिस देश में मोबाइल नहीं है, जिस देश के लोग हिंदी बोलना नहीं जानते, उस देश में आप इंग्लिश में ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि जनता की समस्याओं का आज हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। तो ये कुल मिला के मामला है राजीव जी। तो ये जो दौर है ये फांसीवाद का दौर है, और मुझे लगता है कि 24 के चुनाव में फिर हम एक जुमला देखेंगे, और ऐसा जुमला देखेंगे जिसके पीछे पूरा देश भाग रहा होगा। जैसे अभी बुरका आया था ना उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, उस समय फिर कोई एक नया ऐसा चीज निकल के सामने आएगी, इसके पीछे पूरा मीडिया भी डिस्कशन कर रहा होगा और लोग भी डिस्कशन कर रहे होंगे, और सारे हिंदू बम। एक सेकंड में एक बात और कहता हूं, जो हिंदू 2.5 लाख रुपए लेके मकान बनवा रहा है वो इसलिए कश्मीर में 370 खत्म होने पे खुश हो गया कि आपको 370 में मकान बना सकता है कश्मीर में जाके। देखिए आप क्या दुर्भाग्य है इस देश का, है ना? तो अब यही है चीजें। चलिए जी राजीव।
बात नहीं, फिल्म देखिए कश्मीर फाइल्स और बम बम रहिए, खुश रहिए, चिंता मत कीजिए। रोजी रोटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 किलो अनाज, आप भी जब उस रेखा के नीचे आ जाएंगे तो 5 किलो अनाज आपके दरवाजे पे भी आ जाया करेगा, और फिर जिस थैले में आएगा उसमें मोदी जी और योगी जी की फोटो भी रहेगी। तो मस्त रहिए, वोट दीजिए, खुश रहिए। यही हमारे साथी हमारे रोविंग एडिटर भारत शर्मा जी कह रहे हैं, और बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक नई फिल्म और भी बन रही है, एक फिल्म और बन रही है विवेक अग्निहोत्री की, जिसमें दंगों की बात है और उसमें 84 का भी जिक्र है। तो खुश रहिए, आने वाले समय में वैसी फिल्म भी देखेंगे 84 के मामले में, यानी 84 के दंगे का जिक्र होगा। अभी तो कश्मीर फाइल्स खुली है, 84 फाइल्स भी, और उसके बाद और पता नहीं कितने फाइल्स खुलेंगे, और वैसी फिल्में आएंगी। और आप लोग जो हैं, और बहुत सही कह रहे थे जयशंकर जी, और जहां फंस गए वो जुमला है, उसे जुमले के हिसाब से बाहर निकाल दीजिए। सिलेंडर नहीं है आपके दरवाजे पे, जुमला था, वैसे ही मान लीजिए। खैर, आज बहुत बधाई दे रहा हूं योगी आदित्यनाथ को, उनके नए कैबिनेट को, कि उन लोगों ने, और योगी आदित्यनाथ इसलिए भी क्योंकि दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बन के रिकॉर्ड 37 साल बाद उन्होंने कायम किया है, तो बधाई के पात्र हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट के आधार पर भी कि जो उत्तरोत्तर प्रगति उन्होंने की है पिछले 5 साल में, उस राह पे वो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है योगी आदित्यनाथ को। तो योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं, उनको बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम को अब हम समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, और लंबी चर्चा होती रही। हमारे साथ अजय सिंह जी सीधे वहां से जुड़े, अजय जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में हमारे तमाम वरिष्ठ साथी जयशंकर जी, भारत शर्मा जी, ओम प्रकाश जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप चारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस चर्चा में, गंभीर चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो लगातार बने हुए हैं और इस कार्यक्रम में अपने विचारों को रख रहे हैं, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। मदीना का मुसाफिर लिख रहे हैं, गुजरात फाइल कब बनेगी बताएं, मेहरबानी होगी। गुजरात फाइल नहीं बनेगी, ये याद रखिए कि ऐसी फाइल अगर जो मन मुआफिक ना हो, वो फाइल क्यों बने, ये आप समझ सकते हैं। कश्मीर फाइल्स 200 करोड़ कमा ली है, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा लिख रहे हैं। और शैलेंद्र जी कह रहे हैं, सर जी योगी बधाई के पात्र तो हैं ही, लेकिन अब वो जनता पर जुर्म ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं शैलेश यादव जी। और हबीबी कह रहे हैं, जमालुद्दीन सऊदी अरबिया से हमें देखते हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। और मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं, क्या बेच कर खरीदें फुर्सते जिंदगी, सब कुछ तो गिरवी पड़ा है बीजेपी की सरकार में। मोहम्मद शरीफ फैजाबादी बहुत खूब लिखते हैं मोहम्मद शरीफ। और जावेद भाई लिख रहे हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसका ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। बहुत खूब लिखा है जावेद इकबाल भाई आपने, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, वाह। और शुभ रात्रि कह रहे हैं मदीना का मुसाफिर, गुड नाइट आपको भी। आज की परिचर्चा बहुत अच्छी थी कह रहे हैं आदरणीय सर जी, लिख रहे हैं शैलेश यादव जी। और अफरोज आलम भी हमारे साथ बने हुए। शेख सलीम हैं, जो 200 करोड़ अब इलेक्शन में काम आएगा बीजेपी को। और इनके अलावा अफरोज आलम हैं जो कह रहे हैं कि मुझको नहीं लगता कि योगी मोदी के सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं। योगी के साथ आरएसएस और योगी की युवा वाहिनी है, और आरएसएस की नज़र में योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं, ये कह रहे हैं। कौशलेंद्र भी साथ में, और साथ में ऐसे और भी साथी हैं अफरोज के अलावा। यासीन अंसारी, आई हैव कंसिस्टेंटली वाचिंग दिस चैनल बट आई डोंट कमेंट अर्लियर। यासीन अंसारी जी, आप हमें देखते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप कमेंट करें या ना करें, लेकिन आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे विचारों को पहुंचाइए, हमारे लिंक को शेयर किया कीजिए। यूनिस भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और सहाबुद्दीन ब्लॉग 7800 लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, लिख रहे हैं।
और ऐसे खामोशी कुछ इतिहास लिखेगी, बस जुर्म अपना पैर बढ़ाता रहे। बहुत खूब लिखा है शैलेश यादव ने। और अफरोज आलम कह रहे हैं कि मुझको नहीं लगता है कि योगी मोदी जी के सामने कमजोर पड़े हैं। और जावेद इकबाल जी कह रहे हैं गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अब मैं भी आप सबसे गुड नाइट कहूंगा। मुझे आपसे सिर्फ यही पूछना है, लिख रहे हैं विजय प्रकाश भट्ट, आपको क्या लगता है 5 राज्यों में हुए चुनाव में क्या बीजेपी वोटों के कारण जीती या फिर बेईमानी के कारण? मेरी राय 101% बेईमानी है। देखिए, इसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं विजय प्रकाश भट्ट जी। हमारे लोग भी घूमते थे सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, गोवा और इधर पंजाब, नहीं लगता था कि बीजेपी उत्तराखंड में रिपीट होगी। कई बार, एक नहीं कई बार हम लोगों ने सर्वे करवाया था, लेकिन जीत गई। अब जो जीता वही सिकंदर। अब चूंकि रिजल्ट है और सामने है, तो हम तो यही कहेंगे कि मान रहे हैं जीत गई बीजेपी। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं इसमें दम है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेईमानी हुई है, और बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और आप बहुत सही लिख रहे हैं। अयूब खान भी हैं, वेरी गुड डिबेट टुडे, थैंक्स राजीव सर, शुभ रात्रि, अयूब जी कह रहे हैं। और शैलेश जी ने भी गुड नाइट कह दिया। कौशलेंद्र सिन्हा जी कह रहे हैं इमरान खान का क्या होगा जी, ये भी बड़ा सवाल है। फिर मनुव्रत यादव भी, अखिलेश यादव जिंदाबाद लिख रहे हैं। ऋषिपाल ऋषि भी हमारे साथ। और ऐसे ही खामोशी यही बताती है कुछ गलत हुआ है, शैलेश यादव लिख रहे हैं। बिल्कुल, विजय प्रकाश भट्ट जी कह रहे हैं सावरकर की औलाद, उसे लोकतांत्रिक मूल्यों की इज्जत करने की उम्मीद करना व्यर्थ है। और मनुव्रत के अलावा अफरोज आलम भी, और जैनुल अंसारी गुड नाइट लिख रहे हैं, मनुव्रत जी भी हैं। तो तमाम दोस्तों, अब मैं भी आप लोगों को गुड नाइट कहना चाहता हूं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश की कार्यक्रम अगर पसंद आता हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे लिंक को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और साथ में आप अपने विचारों को भी रखिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे दूसरे कार्यक्रमों से भी जुड़िए। तब तक देखिए डीबी लाइव, और कल शाम 6:30 बजे फिर मुखातिब होंगे कुछ और खबरों के साथ, कुछ और विश्लेषकों, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ होते हैं। आप सबका इंतजार हमेशा रहता है, आपका कल भी रहेगा। तब तक आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।